Hello everyone, welcome to Magnet Brains, the only channel where you learn each and every subject of humanities STEAM. I'm your sociology educator Saloni Pandey and हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न सोशोलॉजिस्ट कर लिया है कंप्लीट। अब बारी आती है चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने की। आज के हमारे इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर नंबर 4 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। चैप्टर कंप्लीट कर लिया, हर एक टॉपिक को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आती है बारी कि जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से हम उन्हें भी आंसर कर लें, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाले हैं, बट इसके साथ में आपको मतलब जब भी मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाती हूँ तो मैं आपको साथ साथ में आंसर राइटिंग पैटर्न भी बताती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आपको उसे किस तरह से आंसर करना है, कौन सा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Why is the enlightenment important for the development of sociology? अब एक सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर के, जैसे हम यहाँ पर चैप्टर 4 हमने पढ़ लिया, हर एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, पर पढ़ने के बाद में उतना ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रहता होगा जब तक आप उसे रिवाइज ना करो, है ना। तो रिवाइज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, एनलाइटनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो फटाक से रिकॉल कर लीजिए कुछ सेकंड्स के अंदर कि आपने क्या चीजें पढ़ी हैं चैप्टर के अंदर। तो जैसे आपने पढ़ा कि भैया यहाँ पर जो सोशियोलॉजी है वो इमर्ज कैसे हुआ, तो हमने देखा कि 19th सेंचुरी से जो है सोशियोलॉजी इमर्ज होता है। उसके पीछे 3 मेन रिवॉल्यूशन थी, एनलाइटनमेंट यानी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये हमने पढ़ा हुआ है। मार्क्स, इमाइल डर्कीम यानी कार्ल मार्क्स, इमाइल डर्कीम और मैक्स वेबर, इनके आइडियाज को बेसिकली हमने पढ़ा है इस चैप्टर के अंदर। तो ये एक बार जो है आपको चैप्टर पूरा ओवरव्यू हो गया। अब यहाँ पर एनलाइटनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा है कि एनलाइटनमेंट जो है वो सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट हम एनलाइटनमेंट से मानते हैं। तो अब क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी चीज ऐसे आपसे एनालिटिकल नहीं पूछी है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे। देखो आप सबसे पहले शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन दोगे, कैसे आपको ये आंसर लिखना है, पैटर्न क्या होगा वो मैं आपको बता रही हूं। तो सबसे पहले क्या करोगे, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दोगे। इसमें आप ये बताओगे कि जो सोशियोलॉजी है उसका इमर्जेंस होता है 19th सेंचुरी से यूरोप में, और इसके पीछे सोशियोलॉजी के इमर्जेंस के पीछे 3 मेन रिवॉल्यूशंस रही। एनलाइटनमेंट जिसे हम जो है एज ऑफ रीजन के नाम से भी जानते हैं, और इसी एनलाइटनमेंट को हम साइंटिफिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज हम कहते हैं, एनलाइटनमेंट के बारे में हम जानते हैं। तो आपने बताया कि 3 मेन रिवॉल्यूशन रही, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एनलाइटनमेंट की वजह से सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट क्यों हुआ, इसके लिए कुछ रीजंस हैं। तो आपने ये इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि जो है एनलाइटनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज ऑफ दी फॉलोइंग रीजंस। ये आप बताओगे ही बताओगे, लेकिन आपको शॉर्ट में बताना है कि एनलाइटनमेंट क्या है, ठीक है। जब आप एनलाइटनमेंट को बताओगे पूरा, तभी आप इस एक चीज पर आ पाओगे कि एनलाइटनमेंट की वजह से सोशियोलॉजी का इमर्जेंस कैसे हुआ है। तो यहां पर आपको एनलाइटनमेंट को बताना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस का हुआ, कौन सी 3 मेन रिवॉल्यूशंस रही हैं। इसके बाद में एनलाइटनमेंट क्या है ये आप जो है डिस्क्राइब करोगे, और फिर फाइनली आपसे ये जो पूछा गया है मेन पार्ट जो है इस पर आप आओगे कि द एनलाइटनमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन, जो भी हम यहाँ पर बताने वाले हैं। और फाइनली क्या करोगे, आपके आंसर को कंक्लूड करोगे, कंक्लूजन दोगे, ठीक है। इसी एक पैटर्न को आपने फॉलो करना है अपने इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। अब देखो क्या क्या चीजें आप बताने वाले हो। सो आपने बताया कि ड्यूरिंग द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी वेस्टर्न यूरोप सॉ द इमर्जेंस ऑफ रेडिकली न्यू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। लेट 17th और 18th सेंचुरी में हमने देखा कि वर्ल्ड में जो है, स्पेशली यूरोप में जो है, वेस्टर्न यूरोप में
रेडिकली न्यू वेज ऑफ थिंकिंग हमको दिखने लगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। लोग जो है अलग तरह से अब सोच विचार करते थे, तर्क संगत जो है सोच विचार किया करते थे। तर्क संगत इन द सेंस कि फैक्चुअल बेसिस पर बातें होती थी। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहे हैं, फैक्ट्स पर हम बातें करने लगे थे, हम हमारे रीजन को यूज करने लगे थे। इट इज रिफर टू द एनलाइटनमेंट, और इसी प्रोसेस को हम एनलाइटनमेंट कहते हैं। The ability to think rationally and critically transform the individual human being into both the producer and user of all knowledge, the knowing subject। और यहां से क्या होता है, एक इंडिविजुअल के अंदर रेशनल और क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी जो है वो डेवलप हो जाती है। रेशनल यानी वो अपने रीजन को यूज करके अब सोच सकता है, क्रिटिकली चीजों को एनालाइज कर सकता है, क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें प्रैक्टिकली हमें दिख रही हैं, क्या चीजें साइंटिफिक हैं, क्या फैक्ट्स पर बेस्ड हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हुआ, जो ह्यूमन बीइंग था अब वो प्रोड्यूसर और यूजर बन चुका था नॉलेज का। क्या बन चुका था, प्रोड्यूसर एंड यूजर ऑफ द नॉलेज। जो भी नॉलेज था, जो भी सारी चीजें, बिकॉज ऑफ ऑल दिस एनलाइटनमेंट प्रोसेस, जितने भी थॉट्स प्रोड्यूस हो रहे थे तो वो ह्यूमन बीइंग से ही हो रहे थे, और उन्हीं थॉट्स को जो बाकी अदर ह्यूमन बीइंग्स थे वो उन्हें यूज कर रहे थे। तो यानी कि ह्यूमन बीइंग्स अब प्रोड्यूसर भी है और यूजर भी है नॉलेज का, यानी कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अब एक नोइंग सब्जेक्ट है। ठीक है, ओनली पर्सन्स हु कुड थिंक एंड रीजन कुड बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। आपको पूरा डिस्क्राइब करना है कि एनलाइटनमेंट एग्जैक्टली था क्या। तो आप ये भी बताओगे कि सिर्फ वही पर्सन्स जो थिंक कर सकते थे और जो रीजन कर सकते थे, जो सोच विचार कर सकते थे, चीजों को समझ सकते थे, सोच सकते थे, सिर्फ वही कंप्लीट ह्यूमन बीइंग माने जाते थे। ठीक है, वही जो है कंप्लीट ह्यूमन बीइंग कहलाते थे। To become the definite feature of the human world, it was necessary to displace nature, religion and the divine acts of God from the central position they had in earlier days of understanding the world। अब क्योंकि हमें ह्यूमन वर्ल्ड में जो ह्यूमंस हैं अब हमें उनके ऊपर फोकस करना था, तो जो पहले जो चीजें सेंट्रल पोजीशन में थी, जैसे कि रिलीजन हो गया, नेचर हो गया, डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड हो गए, हमें इन्हें डिस्प्लेस करना था। ठीक है, हमें इन सारी चीजों को डिस्प्लेस करना था। Thus enlightenment helped to develop attitudes of mind in a secular, scientific and humanistic manner। यानी कि नेचर, रिलीजन और डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड को साइंस, सेक्युलरिज्म और ह्यूमनिस्टिक मैनर से हमको डिस्प्लेस करना था। ये पूरा एनलाइटनमेंट का टाइम पीरियड हम बता रहे हैं। This development influenced society as it was a product of human interaction। अब देखिए क्या हुआ था एनलाइटनमेंट में, बिल्कुल शॉर्ट में समझ लेते हैं। आपने एनलाइटनमेंट पढ़ा तो बहुत बार है, मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, और साथ ही साथ में हमने इस चैप्टर के अंदर भी डिटेल में एनलाइटनमेंट को समझा। यहाँ पर एक चार्ट के थ्रू समझते हैं एनलाइटनमेंट को, जो कि आपके समझने के लिए बहुत बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में जैसे मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, अगर आप उसको नोट्स बना लेते हैं और उस चीज को समझ लेते हैं तो आप एनलाइटनमेंट को कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, सो देखिए एनलाइटनमेंट, जिसे हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं ना कि जिसके ऊपर जो है प्रकाश अब पड़ चुका है, और जब आप रोशनी में आ जाते हो, जब आप लाइट में आ जाते हो तो आप क्या हो जाते हो, आपको सारी चीजें साफ साफ क्रिस्टल क्लियर दिखने लग जाती हैं, है ना। तो यही फर्क होता है एक ब्लाइंड पर्सन में और एक जिसको सारी चीजें दिख सकती हैं, जो देख सकता है ना। जो ब्लाइंड है उसको कुछ नहीं दिखता, उसको जो चीज जैसी समझ में आती है वो वैसे ही काम करता है, लेकिन जिसको सारी चीजें दिखती हैं वो सोच समझ कर सकता है, सोच विचार कर सकता है ना। ये एक चीज होती है, बेसिक बात है। ठीक है, अब एनलाइटेंड जो भी पर्सन होगा वो रीजन कर सकता है, फैक्ट्स पर बातें कर सकता है, प्रैक्टिकली क्या चीज हो रही है ये समझ सकता है, सोच सकता है। ठीक है, रीजन यानी वो अपनी बुद्धि का जो है, अपने माइंड का जो है यूज कर सकता है, चीजों को समझ सकता है अपने, मतलब हिंदी में रीजन का मतलब ये होता है रेशनल का पर्सन, जो कि जो है चीजों को समझ सकता है, जो विवेक कर सकता है, विवेक जो जिसके अंदर विवेक होता है ना, यानी चीजों को सोच समझ सकते हैं। फैक्ट्स पर हम बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो हवा में बातें कर रहे हो, इस तरीके की चीज नहीं, जो सोच सकता है, समझ सकता है, जहां पर साइंस है। ठीक है, जहां पर साइंस होने वाली है, ये सारी चीजें आती हैं आपकी एनलाइटनमेंट के अंदर। अब पहले के समय में क्या था, पहले हम रिलीजन में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, नेचर में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, और डिवाइन एक्ट्स ऑफ गॉड में हम बहुत ज्यादा बिलीव करते थे। ठीक है,
कि जैसे भगवान ही है सब जगह, वही जो है सारी चीजें कर रहे हैं। अगर आप सक्सेसफुल होते हो तो आपका फेट है, अगर आप नहीं हो रहे हो तो आपके पास लाइफ के कुछ कर्म हैं जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं ले पा रहे हो, आप जो हो पुअर हो। इस तरह की थिंकिंग पहले चलती थी, इस तरह के थॉट्स जो हैं पहले प्रिवेल करते थे। नेचर में बिलीव करना, रिलीजन में बहुत ज्यादा बिलीव करना, और अल्टीमेटली होता क्या था, जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज थे वो डोमिनेंट थे सोसाइटी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे एनलाइटनमेंट होता है, जैसे जैसे ये सारी चीजें जो है स्टार्ट होती हैं, वैसे वैसे ये तीनों को हम डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस कर देते हैं किन चीजों से? एक तो आपका सेक्युलर, साइंटिफिक और ह्यूमनिस्टिक, इन तीन चीजों से। ठीक है, अगर रिलीजन है तो सभी का इक्वल है, सभी को इक्वली रिस्पेक्ट दी जाएगी, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। साइंटिफिक चीजों पर हम बातें करने वाले हैं। ह्यूमन हमारे लिए सेंटर होने वाला है। जो पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है ह्यूमन या एक इंडिविजुअल। तो अल्टीमेटली जो एनलाइटनमेंट है वो इंडिविजुअलिज्म को भी बढ़ावा देता है। इंडिविजुअलिज्म, जहां हम व्यक्तिवाद की बात करते हैं, व्यक्तिवाद इन द सेंस कि हम एक पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि आपने इमाइल डर्कीम के आइडियाज को पढ़ा। इमाइल डर्कीम क्या कहते हैं कि सोसाइटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि इंडिविजुअल, लेकिन एनलाइटनमेंट कहता है कि नहीं, इंडिविजुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल पर फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये सारे आइडियाज काय के हैं? ये सारे आइडियाज हैं आपके एनलाइटनमेंट के। एनलाइटनमेंट से ये सारे आइडियाज जो हैं स्टार्ट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? आया यहां तक समझ में? अब यहां से क्या होता है, ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो सारा आपने एनलाइटनमेंट के बारे में पढ़ा, इससे सोसाइटी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। क्योंकि सोसाइटी क्या है? ह्यूमन इंटरेक्शन का प्रोडक्ट है। हम इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं, हम इस इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं। ये सभी इंडिविजुअल हैं, लेकिन जब ये सभी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप बनेगी, तो ये जो है सब आपस में साथ में हो जाएंगे, सब आपस में साथ में हो जाएंगे, एक सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, जब ये सब आपस में साथ में होंगे, सब आपस में रीजन करेंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे, साइंस को डेवलप करेंगे, तो क्या होगा? एक सोसाइटी क्रिएट हो जाएगी। Thus, enlightenment helped sociology to grow as a rational and scientific subject with critical analysis provided better understanding of the world. अब यहां से सोसाइटी क्रिएट हो गई। ठीक है, जब ह्यूमंस ने इंटरेक्ट किया तो सोसाइटी क्रिएट हुई, इनके बीच में रिलेशनशिप आई। इस सोसाइटी को रन करने के लिए इन्हीं ह्यूमंस ने मिलके जो है वेरियस इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए। ठीक है, वेरियस इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, ये सोसाइटी फंक्शन करने लगी। फिर हमें पता चला कि जैसे जैसे हमने पढ़ा भी है इस बारे में कि डेथ जो है, डेथ एक सोशल फिनोमेना है। आपने इमाइल डर्कीम की बुक देखी सुसाइड, मैक्स वेबर की बुक सुसाइड आपने देखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे जो है सुसाइड भी एक सोशल फिनोमेना है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है सोशियोलॉजी का डेवलपमेंट होता है, जो कि एक रेशनल और साइंटिफिक सब्जेक्ट बनता है, जो क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करता है और वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड करता है। सो ये होगा आपके इस आंसर का कंक्लूजन कि एनलाइटनमेंट जो है वो सोशियोलॉजी के डेवलपमेंट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनलाइटनमेंट से ही सोशियोलॉजी ग्रो हुआ है एज अ रेशनल, एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट विद क्रिटिकल एनालिसिस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड। क्लियर है? आया ये क्वेश्चन समझ में? और इसमें आपको आंसर क्या लिखना है ये भी समझ में आ गया होगा। एनलाइटनमेंट आपने डिटेल में चैप्टर के अंदर पढ़ा ही हुआ है, तो बट फिर भी एक बार वापस से हमने चीजों को और अच्छे से समझ लिया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में। अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज हाउ वाज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग राइज टू सोशियोलॉजी। अब वही सेम चीज जो हमने पढ़ी थी कि सोशियोलॉजी का इमर्जेंस जो है वो 3 रिवॉल्यूशंस की वजह से होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एनलाइटनमेंट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अब सेकेंडली उन्होंने यही पूछा है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से सोशियोलॉजी कैसे राइज होता है। तो जैसे आपने एनलाइटनमेंट बताया वैसे ही आप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बताओगे। आप शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दोगे कि जो है 19th सेंचुरी यूरोप से सोशियोलॉजी इमर्ज होता है, जिसके पीछे 3 मेन रिवॉल्यूशंस होती हैं। 3 मेन रिवॉल्यूशंस की बात करी और फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को जो है डिस्क्राइब करोगे और फाइनली कंक्लूड करोगे जैसे आपने एनलाइटनमेंट में किया। ठीक है, क्लियर है? तो देखो आपने बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आप बताओ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन।
So the industrial revolution brought many changes in the society. The invention of new machines led to the evolution in the organization of labor and markets. The factory system and manufacturing on mass scale led to changes in modes of production around the world. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से होता क्या है, न्यू मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों को हम मतलब ये सारी चीजें इन्वेंट होती हैं, ठीक है, नई नई मशीन्स आ जाती हैं जिससे एक लेबर और मार्केट का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। न्यू मशीन्स हैं, न्यू फैक्ट्रीज हैं, न्यू इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जहां आप इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो जिसके अंदर जो है प्रोडक्शन वो मशीन्स के थ्रू हो रहा है, यानी आप न्यू मशीन्स को, न्यू टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट कर रहे हो, प्रोडक्शन हो रहा है तो वर्कर्स भी होंगे, लेबर्स भी होंगे, मार्केट भी होगा जिसके लिए आप प्रोड्यूस कर रहे हो। लेबर प्रोड्यूस कर रहा है और प्रोड्यूस किसके लिए कर रहा है, मार्केट के लिए। तो आप लेबर और मार्केट को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हो इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के अंदर। जो फैक्ट्री सिस्टम है और जो मैन्युफैक्चरिंग है अब वो मास स्केल पर हो रही है। मोड ऑफ मास स्केल लेड टू द चेंजेस इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन अराउंड द वर्ल्ड। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, मार्केट के लिए प्रोडक्शन करना है, तो अल्टीमेटली जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी चेंज हो गए हैं। And the growth of industries, urban space, slums and modern form of government was a social consequence of these developments. अब हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्या होता है, जो रूरल एरियाज में पीपल रह रहे होते हैं वो अर्बन एरियाज में आ जाते हैं, वहां पर जॉब वगैरह सर्च करते हैं और अल्टीमेटली इन फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ से क्या होता है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है, अर्बन स्पेस बढ़ता चला जाता है क्योंकि अर्बन एरियाज में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो स्लम और मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये सारी चीजें राइज होती हैं, ठीक है। और इस तरीके से इट was a social consequence of these developments. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है इन सारी चीजों का सोशल कॉन्सिक्वेंस, यानी कि सोशल कॉन्सिक्वेंस क्या है इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, कि ये सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, इंडस्ट्रीज हैं, स्लम है, अर्बन स्पेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट द Industrial revolution caused significant changes in society, which ultimately gave rise to the concept of sociology. और होता क्या है, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है इससे हमें सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, जिससे अल्टीमेटली जो सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होता है, ठीक है। इंडस्ट्री सेटअप हुई, न्यू मशीन्स हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, स्लम बढ़ रहे हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस आ रहा है, इन सारी चीजों से सोसाइटी में ढेर सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। और इन ढेर सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस की वजह से जो कॉन्सेप्ट है सोशियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज होने लग जाता है, क्योंकि ये सारी चीजें आप सोशियोलॉजी में ही पढ़ते हो ना, क्योंकि ये सब सोसाइटी का पार्ट है और सोशियोलॉजी में हम क्या कर रहे हैं, इस सोसाइटी को ही अंडरस्टैंड करते हैं। The scientific analysis of development and study of social behavior in industrialized society were the main subjects of sociology. तो जो आपसे पूछा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुआ, तो यहाँ पर जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज क्रिएट हुई, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में डेवलपमेंट जो भी हो रहा है उसको साइंटिफिकली एनालाइज करना और वहां पर जो पीपल हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना, सोशल बिहेवियर को स्टडी करना, ये मेन सब्जेक्ट्स हो गए सोशियोलॉजी के। This was made possible by empirical observation and study of the information about social indicators generated by the state. और ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हुई, क्योंकि हमने एम्पायरिकली ऑब्जर्व किया है और स्टडी किया है इंफॉर्मेशन को अबाउट द सोशल इंडिकेटर्स जनरेटेड बाय द स्टेट। स्टेट ने जो भी सोशल इंडिकेटर्स हमें बताए कि ये सारी चीजें जो है सोसाइटी में मैटर करती हैं, हमें इनकी तरफ फोकस करना है। जब हमने उन्हें एम्पायरिकली ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस के बेसिस पर सारी चीजों को एनालिटिकली स्टडी किया, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया और उस इंफॉर्मेशन को जब हमने स्टडी किया तो हमें सोशल फिनोमेना के बारे में पता चला और सोशल फिनोमेना से पता चल के हमने सोशियोलॉजी जो कॉन्सेप्ट है उसको इमर्ज किया। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से जो है क्या होता है, कॉन्सेप्ट जो है सोशियोलॉजी का वो इमर्ज होता है या राइज होता है। आप इन सारे पॉइंट्स के साथ में, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके साथ में अपने आंसर को कंक्लूड करोगे, मेन पार्ट में भी लिखोगे और फिर लिखोगे कि बिकॉज ऑफ ऑल द अबव रीजन दैट आई हैव डिस्कस्ड इन माय आंसर द सोशियोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी हैज बीन इमर्ज्ड। ठीक है, इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे एंड इन पॉइंट्स को आप उसमें इन्वॉल्व करोगे। क्लियर है, आगे ये क्वेश्चन भी समझ में। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज ओके, सो व्हाट आर दी वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ मोड ऑफ प्रोडक्शन। मोड ऑफ प्रोडक्शन आपने कहाँ पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है कार्ल मार्क्स के आइडियाज के अंदर।
ठीक है, याद होगा आपको, हमने पढ़ा है कार्ल मार्क्स का बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर मॉडल, जिसमें वो हमें मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी बताते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स के आइडियाज में आपने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, कि इकोनॉमी जो होती है वही पूरी सोसाइटी की सारी चीजों को डिसाइड करती है। ये सारा कुछ आपने कार्ल मार्क्स के आइडियाज में पढ़ा। अब यहाँ आपसे पूछा है कि मोड ऑफ प्रोडक्शन के वेरियस कंपोनेंट्स क्या है, तो बिल्कुल शॉर्ट में कार्ल मार्क्स का आप इंट्रोडक्शन दोगे। लाइक कार्ल मार्क्स फिलोसॉफी ऑफ कैपिटलिज्म वाज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन व्हिच वाज एसोसिएटेड विद द हिस्टोरिकल पीरियड। इस लाइन के साथ में आप अपने आंसर का इंट्रोडक्शन दोगे। ठीक है, क्योंकि आपने मोड ऑफ प्रोडक्शन कार्ल मार्क्स के आइडियाज के अंदर पढ़ा है, तो आप बिल्कुल शॉर्ट में आपने ये बता दिया एक या दो लाइन में। देन आपने बताया, मतलब इंट्रोडक्शन में आपने ये बताया कि कार्ल मार्क्स की जो फिलोसॉफी है कैपिटलिज्म को लेके, उसमें हम मोड्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं, और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है हिस्टोरिकल पीरियड से एसोसिएटेड है। द वेरियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एट अ जनरल लेवल आर प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म एंड कैपिटलिज्म। अब वेरियस मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बताए उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी, फ्यूडलिज्म, कैपिटलिज्म, इन चारों ही स्टेजेस में, इन चारों ही टाइम पीरियड्स में हमें डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिले। ये आपने बता दिया, बट बेसिकली आपसे पूछा गया कि उसके वेरियस कंपोनेंट्स क्या है। तो इसमें आप क्या चीजें बताओगे कि जैसे हमने पढ़ा है कि जो है एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं जो जिनके सेम इंटरेस्ट होते हैं, सेम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो मिलके एक क्लास भी फॉर्म कर लेते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन में हमने देखा कि कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमी को बहुत ज्यादा फोकस किया। उन्होंने कहा कि एक जो है बेस होता है, एक जो है सुपर स्ट्रक्चर होता है। ये चीजें हमने पढ़ी हैं। तो जो बेस होता है उसमें प्रोडक्शन रिलेशंस होते हैं और प्रोडक्शन फोर्सेस होती हैं, जिसके अंदर जो है आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। और दूसरी तरफ जो है इस पूरे बेस के ऊपर, इस पूरे इकोनॉमिक बेस के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर लाई करता है, जिसके अंदर सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, लॉ, रिलीजन, कस्टम्स, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। सो अल्टीमेटली आपको अपने इस क्वेश्चन के अंदर जो कार्ल मार्क्स का बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल है वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या बताया था कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसे हम दो तरह से समझते हैं, बेस और सुपर स्ट्रक्चर से। एक मोड ऑफ प्रोडक्शन जिसमें हम इकोनॉमिक बेस की बात करते हैं, जैसे हमने इसमें पढ़ा कि एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम एज अ बेस कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें सारी प्रोडक्शन फोर्सेस और प्रोडक्शन रिलेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मींस ऑफ प्रोडक्शन है, उसके अंदर लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी बेस के अंदर। वहां पर प्रोडक्शन रिलेशंस कैसे हैं, ओनर या लेबर के बीच में किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, या फिर जो ओनर है उसका मींस ऑफ प्रोडक्शन के साथ में किस तरह का रिलेशनशिप है, ये सारी चीजें मिलके आपका इकोनॉमिक बेस बनाती हैं। ठीक है, और सेकेंडली इसके ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर लाई करता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। लाइक a mode of production has following components. First is the means of production, which means the labor class who produces. तो सबसे पहले means of production, जिसमें labor class भी आती है, land भी आता है, जिसके ऊपर सारा production होता है। सेकेंड इज द कैपिटलिस्ट क्लास हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड होगी आपकी कैपिटलिस्ट क्लास, जिसने सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करके रखा है। लेबर को मार्केट में कमोडिटी की तरह सोल्ड आउट किया जाता है। द कैपिटलिस्ट क्लास हैज वेल्थ एंड मीन्स टू गेट हिज प्रोडक्शन डन बाय द लेबरर्स एंड द कैपिटलिस्ट क्लास बिकम्स रिचर एट द कॉस्ट ऑफ लेबरर्स। यानी कि यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट होगा वो सारी चीजों, सारी वेल्थ को ओन करके रखता है, वो रिच बनता जाता है, और जो लेबर है वो हमेशा पुअर ही रह जाता है। तो इस तरह से मोड ऑफ प्रोडक्शन में ये कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, बट बेसिकली आप यहां पर क्या एक्सप्लेन करोगे, जो बेस और सुपर स्ट्रक्चर मॉडल हमने कार्ल मार्क्स का पढ़ा था वो आपको यहां पर एक्सप्लेन करना है। क्लियर है? आया ये क्वेश्चन समझ में? आंसर में क्या लिखना है ये भी आपको समझ में आया होगा। मैंने यहां पर ज्यादा आपको डिटेल में इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि जो आपकी बुक में सारा जो भी हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने कार्ल मार्क्स विजन ऑफ सोसाइटी के अंदर भी पढ़ा हुआ है, जहां पर उन्होंने जो है बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो सेम आपको यहां पर लिखना है। तो जब सेम चीज ही लिखनी है तो दोबारा उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। जस्ट आप उसको जो है नोट डाउन कर दीजिएगा कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में इकोनॉमिक बेस है और एक सुपर स्ट्रक्चर होता है, और उनमें क्या क्या होता है ये आपको बताना है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? देन आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, दैट इज व्हाई डू क्लासेस कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्यों ऐसा कहते हैं कि क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है? तो सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन में कार्ल मार्क्स के बारे में बताओगे। जैसे आपने बताया कि कार्ल मार्क्स वाज अ सोशल थिंकर, ठीक है, ये आपने बताया। फिर आप क्या बताओगे कि क्लासेस कैसे फॉर्म होती है,
क्लासेस होती क्या है एग्जैक्टली आप ये बताओगे, और कन्फ्लिक्ट क्या होता है ये आप बताओगे, ठीक है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है ये भी आप बताओगे। ये दोनों चीज आपको बहुत ही ब्रीफ में बताना है, बिल्कुल शॉर्ट में, ठीक है। फिर आप बताओगे कि अब जो क्लासेस हैं वो कन्फ्लिक्ट क्यों करती हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो आपने बताया कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द ग्रुप्स विथ सिमिलर इंटरेस्ट एंड कॉमन ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म सेम क्लास। दिस फॉर्मेशन ऑफ क्लासेस इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्रोसेसेस। जहां पर जो भी ग्रुप सिमिलर इंटरेस्ट या कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को शेयर कर रहे होते हैं वो एक क्लास फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्लास फॉर्म हुई है ये बहुत सारे हिस्टोरिकल प्रोसेसेस के थ्रू होती है। इट मीन्स दैट इन एवरी सोसाइटी क्लास आइडेंटिटी अमंग द पीपल वॉज प्रेजेंट, यानी कि हर एक सोसाइटी के अंदर जो क्लास आइडेंटिटी है वो रहती थी। अब चाहे आप प्रिमिटिव कम्युनिज्म की बात करो, स्लेवरी की बात करो, कैपिटलिज्म की बात करो, फ्यूडलिज्म की बात करो, हर एक सोसाइटी में क्लासेस होती थी, ठीक है। एक ऑप्रेसर होता था, एक ऑप्रेस्ड होता था। With the change in mode of production, technology and social relations, these classes become antagonist each other, thus resulting in class conflict. और फिर होता क्या था, जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता था, टेक्नोलॉजी चेंज होती थी, सोशल रिलेशंस चेंज होते थे, वैसे वैसे ये क्लासेस एक दूसरे के खिलाफ में होके, एंटेगोनिस्ट होके, इनके बीच में क्लास कंफ्लिक्ट होने लग जाता था। जैसे हमने पढ़ा कि जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम की अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी देयर इज अ कंफ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड working class. In such a society, both of them are in direct opposition to each other and hence the class conflict arises between classes. तो जैसे आपने बताया कि कैपिटलिस्ट क्लास है तो वहां पर एक बॉर्जुआस होता है जो कि ओनर है, जिसके पास में सारे कैपिटल होते हैं, जिसने अपना कैपिटल लगाया होता है, जो ओनर होता है वो बॉर्जुआस हो गया। जो वर्कर्स हैं उनकी एक अपनी वर्किंग क्लास फॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से दो क्लास फॉर्म हो गई। अब जब इनके जो भी इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल नहीं होंगे, ठीक है, इनके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होंगे, जब जो ऑप्रेसर है यानी कि जो कैपिटलिस्ट है वो ऑप्रेसर है और ऑप्रेस्ड कौन है, वर्किंग क्लास, तो इनका ये जो ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड वाला रिलेशनशिप है जब ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, सोशल रिलेशंस में चेंजेस होंगे, टेक्नोलॉजी में चेंज होगा, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस होंगे, तो अल्टीमेटली क्लासेस के बीच में जो है कंफ्लिक्ट होने लग जाता है। और इसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल ये तीनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सारा कुछ आपने पढ़ा था रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो आपको सब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो भी पॉइंट्स मैंने आपसे बोले, जो भी हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा था वो डिटेल में यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे, क्लियर है। देन है क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज व्हाट आर सोशल फैक्ट्स एंड हाउ डू वी रिकॉग्नाइज देम। 2 पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा है। एक आपसे पूछा है कि सोशल फैक्ट्स क्या होते हैं और आप सोशल फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज कैसे करते हो। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे, पहले बता दो सोशल फैक्ट्स क्या है, फिर बता दो कैसे उन्हें रिकॉग्नाइज करते हैं। सो आपने बताया सबसे पहले मीनिंग ऑफ सोशल फैक्ट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कीम, सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स। इमाइल डर्कीम ने जो है सोशल फैक्ट्स का कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी जो है वहां हम सोशल फैक्ट्स को ही स्टडी करते हैं। क्या है ये सोशल फैक्ट्स? सोशल फैक्ट्स आर थिंग्स that are external to an individual and constant their behavior. सोशल फैक्ट जो है वो थिंग्स की तरह होते हैं, चीजों की तरह होते हैं जो एक इंडिविजुअल के बाहर होते हैं, इंडिविजुअल की एक्सटर्नल लाइफ में होते हैं, लेकिन उसके बिहेवियर को कॉन्स्ट्रेन करके रखते हैं, ठीक है। They are general in nature. They are combined representation of social behavior of a group of people. Social fact किसी individual के लिए नहीं होते बल्कि ये जो है जनरल होते हैं, ठीक है। These are general and यहाँ पर जो social behavior होगा किसी भी एक ग्रुप का, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप का या इन जनरल जो भी ग्रुप है people का, उसमें जो social behavior है उसे represent करता है social facts. Social institutions like law, education, religion also constitute social facts along with beliefs, feelings and collective practice. Social institution जो है जैसे law है, education है, religion है, ये सारी चीजें social facts में ही आती हैं। साथ ही साथ जो belief हैं, feelings हैं, collective आपके practices होती हैं किसी भी एक society की, ये सारी चीजें social facts के ही अंदर आती हैं। क्लियर है? यह आपने बताया कि मीनिंग क्या है सोशल फैक्ट्स का। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हो सोशल फैक्ट्स को, तो आपने बताया रिकॉग्निशन ऑफ सोशल फैक्ट्स। In order to prove that sociology is based on social facts, Durkheim carried out the study on society. अब देखो सोशल फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना है कि कोई फिनोमेना सोशल फैक्ट है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो आपने बताया कि जो सोशल फैक्ट्स हैं उन्हें प्रूव करने के लिए इमाइल डर्कीम ने अपनी स्टडी सुसाइड में जो है इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया कि सुसाइड जो होती है वो एक पर्सनल चॉइस है। अगर कोई पर्सन सुसाइड करता है तो पर्सनल रीजंस की वजह से करता है, दैट एन इंडिविजुअल कमिट्स, बट द एवरेज रेट ऑफ सुसाइडी
society reflect social behavior, thus making it a social fact. लेकिन अगर जितनी भी सोसाइट्स एक सोसाइटी के अंदर होती हैं, हम उनका एवरेज निकालें तो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ सोसाइटी हमें पता चलेगा कि सोशल बिहेवियर की वजह से होती हैं, सोशल फिनोमेना की वजह से होती हैं। जैसे कि हमने जब इसे डिटेल में डिस्कस किया था तो हमने एक एग्जांपल लिया था फार्मर सोसाइटी का, कि फार्मर सुसाइड करता है, उसके पीछे बहुत सारे सोशल रीजंस होते हैं, ठीक है, इस वजह से वो जो है सुसाइड कर लेता है। तो वैसे ही यहाँ पर इमाइल डरकीम ने बताया कि जैसे सुसाइड है तो सुसाइड भी एक सोशल फैक्ट है, तो इसीलिए जितनी भी चीजें हैं ये सब सोशल हैं और इसीलिए सोशल फैक्ट जो हैं वो होते हैं। हेंस social facts can be recognized through social behavior and the aggregate patterns of social behavior। और इसीलिए जो social facts हैं हम उन्हें social behavior के थ्रू recognize कर सकते हैं और social behavior के जो aggregate patterns होते हैं उसके थ्रू recognize कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बताया सोशल फैक्ट्स क्या है, फिर एक सोसाइटी का एग्जांपल दे दिया उसको रिकॉग्नाइज करने में, और सोशल बिहेवियर से आप सोशल फैक्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्लियर है? आया ये क्वेश्चन समझ में? कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हमको इसका आंसर नहीं पता है, तो मैं आपको एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। बट आई होप कि आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आए होंगे, जितने भी हमने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कर लिए हैं क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 सेज What is the difference between mechanical and organic solidarity? अब देखिए, आपने मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में पढ़ा है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो सीधे डिफरेंस पर ना आते हुए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देके डरकीम ने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, सोशल सॉलिडारिटी का, और उन्होंने ही मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी के बारे में बताया था। तो यही आपको एक छोटे से इंट्रोडक्शन में बताना है। देन इसके बाद में आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताएंगे। डिफरेंस आप ऐसे भी बता सकते हैं कि एक जगह आप मैकेनिकल सॉलिडारिटी हेडिंग लिखे, फिर उसके बाद में मैकेनिकल सॉलिडारिटी क्या होती है ये एक्सप्लेन कर दें। सेकंड आप पैराग्राफ चेंज करें, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी लिखें, फिर उसके बारे में बता दें। या फिर आप चाहें तो इस तरह से जैसे हम पहले लिखते थे, यहां पर आप मैकेनिकल सॉलिडारिटी लिखें और यहां पे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है, और फिर सारे पॉइंट्स कंपैरेटिवली आप यहां पर भी डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। यही आपको जो है इसी तरह से मतलब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। So, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन में बताया दैट डरकीम सेज दैट इन एवरी सोसाइटी सम वैल्यूज, आइडियाज, बिलीव्स, वेज ऑफ बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज आर देयर व्हिच बाइंड्स द सोसाइटी इन अ सिंगल नॉट। देखिए डरकीम क्या कह रहे हैं, इमाइल डरकीम की हम बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हर एक सोसाइटी के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं और कुछ वेज होते हैं बिहेव करने के, इंस्टीट्यूशंस होते हैं। यानी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, सोशल आइडियाज, सोशल नॉर्म, सोशल बिहेवियर, इन सारी चीज़ों की वो बात कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें, ये इंस्टीट्यूशंस, ये लॉ, ये सब जो सोसाइटी है उसको एक पूरे मतलब एक धागे में बांधे रखते हैं, ठीक है। एक सोसाइटी को जो है बांधे रखते हैं कौन, उसके आइडियाज, उसकी वैल्यूज, उसके इंस्टीट्यूशंस, लॉज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसा डरकीम बोल रहे हैं। And because of the presence of these elements, the relations and unity or solidarity exist in society। और क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो भी हैं, वैल्यूज, आइडियाज, बिलीव्स, वेज ऑफ बिहेवियर, इंस्टीट्यूशंस, लॉज, ये सारी चीजें सोसाइटी में रहती हैं और इसी वजह से एक सोसाइटी के अंदर यूनिटी या सॉलिडारिटी बनी रहती है, सॉलिडारिटी या फिर एकजुटता, ठीक है। He classified a society by the nature of social solidarity which existed in the society, which are as follows। और इसीलिए वो इस सोशल सॉलिडारिटी को एक्सप्लेन करने के लिए या सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या करते हैं, सोसाइटी को क्लासिफाई कर देते हैं 2 पार्ट्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल सॉलिडारिटी, जो हर एक सोसाइटी के अंदर होती है। और किस तरह से वो उसे डिवाइड करते हैं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है आपकी मैकेनिकल सॉलिडारिटी, एक है आपकी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। अब आपको इन्हीं दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ये बताने, तो ये आपने बता दिया इंट्रोडक्शन में कि इमाइल डरकीम ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, और इसी में उन्होंने बताया कि हर एक सोसाइटी के अंदर ये सारी चीजें होती हैं जो सभी पीपल को, जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं, उन्हें बांधे रखती है, उन्हें सॉलिडारिटी में रखती है और सोसाइटी को इसी सॉलिडारिटी के बेसिस पर उन्होंने क्लासिफाई करके एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले बताया मैकेनिकल सॉलिडारिटी के बारे में। सो देखिए, इट इज मेजरली फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज। सबसे पहले इमाइल डरकीम ने क्या किया था, उन्होंने ये बताया कि मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होती है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी हमें प्रिमिटिव सोसाइटीज में देखने को मिलती है और जो हमारी ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है वो हमें मॉडर्न सोसाइटीज में देखने को मिलती है, ठीक है। सो ये बात आप यहाँ पर पॉइंट्स में बताते चलेंगे। आपने मैकेनिकल में बताया कि इट इज फाउंड मेजरली फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज,
इट्स बेसिस इज सिमिलैरिटी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स। यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उन सभी के बीच में सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड आपने बताया इट इज फाउंड इन दो सोसाइटीज दैट हैव लेस पॉपुलेशन। अब पहले की जो सोसाइटीज होती थी वहां पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो लेस पॉपुलेशन वाली जो सोसाइटीज होती थी वहां पर हमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी देखने को मिलती थी। इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सेल्फ सफिशिएंट in their own ways and are engaged in similar type of activities। अब बेसिकली जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी ग्रुप होता है या जो प्रिमिटिव सोसाइटीज होती हैं, यहाँ पर जो सॉलिडारिटी है, जो मेंबर्स रह रहे हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, ठीक है। वो जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो सेल्फ सफिशिएंट है अपने खुद के तरीकों से और अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। अपना अपना काम सभी जो है कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ सोसाइटी इज नॉट वेरी टॉलरेंट ऑफ डिफरेंसेस एंड वायलेंट। अब देखो सिंपली होता क्या है, जो मैकेनिकल सॉलिडारिटी है वो आपको प्रिमिटिव सोसाइटीज में देखने को मिल रही है। पहले की सोसाइटीज में सब अपना अपना काम करते थे, बट इन सभी के बीच में जो है पर्सनल रिलेशनशिप्स होते थे। कैसे रिलेशनशिप्स होते थे? पर्सनल, हाईली पर्सनल। और इन पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ में रहते थे, इनके बीच में सॉलिडारिटीज होती थी। लेकिन यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके बीच में सिमिलैरिटीज भी हमें देखने को मिल रही हैं। ये जो है सेल्फ सफिशिएंट है, पॉपुलेशन भी कम है, इसीलिए इनके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप्स है, और यहाँ पर जो है पीपल हैं वो सेल्फ सफिशिएंट है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। इस वजह से जो सोसाइटी है, क्योंकि लेस पॉपुलेशन भी है, तो जो सोसाइटी है वो टॉलरेंट नहीं है। अगर कोई भी इस सोसाइटी से डेविएट होता है, इसके अगेंस्ट में जाता है, तो सोसाइटी जो है उस चीज को लेके टॉलरेंट नहीं है, वो वापस से अपने मेंबर्स को सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाना चाहती है, ठीक है। It has repressive laws that prevent deviation or opposition from the norms of the community। इस सोसाइटी के अंदर हमें repressive laws देखने को मिलते हैं, यानी ऐसे laws जहां पर अगर आप सोसाइटी से डेविएट हो रहे हो तो आपको जो है हर एक तरीके से वापस से सोसाइटी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। कम्युनिटी के जो नॉर्म्स हैं उन्हें ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। The individual in this kind of society is totally submerged in the collectivity। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है उसके पास में उसकी पर्सनल स्पेस नहीं होती है, ठीक है। वो पूरी तरह से इस सोसाइटी, इस कम्युनिटी, इस कलेक्टिविटी के अंदर सबमर्ज्ड होता है। दैट इज योर मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ठीक है। मैकेनिकल सॉलिडारिटी प्रिमिटिव सोसाइटीज में देखने को मिलती थी। जो मेंबर्स होते थे वो सिमिलर होते थे, बस सभी सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपना अपना काम जो है खुद से कर रहे हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि छोटी पॉपुलेशन होती थी, सबके बीच में पर्सनल रिलेशनशिप्स होते थे, इसलिए सभी को सोसाइटी के बनाए गए नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉ, इन सभी को फॉलो करना होता था। जो भी इनसे डेविएट होता था, सोसाइटी उनके लिए रिप्रेसिव लॉज जो है यूज करके वापस से उन्हें अपने अकॉर्डिंग बना लेती थी। यानी कि इंडिविजुअल के पास में हमें यहाँ पर ज्यादा स्पेस देखने को नहीं मिल रही। दैट इज योर मैकेनिकल सॉलिडारिटी। अब सेम इन्हीं बेसिस पर आपको बताना है कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बताया कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी क्या है। सो इट इज फाउंड इन मॉडर्न सोसाइटीज। इट्स बेसिस इज हिट्रोजेनिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। अब ये जो है ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ये हमें मॉडर्न सोसाइटीज में देखने को मिलती है और इसका बेसिस है हिट्रोजेनिटी। हिट्रोजेनिटी यानी कि यहाँ पर जो सारे इंडिविजुअल मेंबर्स हैं वो एक जैसे नहीं है। जैसे हमें मैकेनिकल सॉलिडारिटी में सिमिलैरिटी देखने को मिल रही थी, यहाँ पर हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। It is found in societies that have large population and greater impersonal relationships। अब क्योंकि ये जो सोसाइटीज हैं, जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, यहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है, और इस लार्ज पॉपुलेशन की वजह से पर्सनल रिलेशनशिप्स हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमें इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स देखने को मिल रहे हैं। The people in this group are not self-sufficient but are dependent on other groups for their survival। इस सोसाइटी के जो पीपल हैं वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सभी एक दूसरे के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंस इज द एसेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी, ठीक है। इंटरडिपेंडेंस जो है वो यहाँ पर एसेंस है मॉडर्न सोसाइटीज का या फिर ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी का। यहाँ पर सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने अपने वर्क को लेके या अपने अपने सर्वाइवल को लेके, ठीक है। Then this type of society is tolerant and is independent of each other. It has components of restitutive law, which means that it tries to
करेक्ट द रॉन्ग डन बाय द क्रिमिनल्स इन दी सोसाइटी। यहाँ पर हमें रेस्टिट्यूटिव लॉज देखने को मिलते हैं, यानी कि अगर किसी ने कोई गलती करी है, कोई सोसाइटी के अगेंस्ट में गया है, किसी ने कोई क्राइम किया है, तो हम उसको करेक्ट करते हैं। जैसे हमको मैकेनिकल सॉलिडारिटी में देखने को मिला कि रिप्रेसिव लॉज के थ्रू अगर किसी ने कोई गलत किया है या कोई डेविएट होता है सोसाइटी से, सो हम उसको पनिश भी करते हैं और साथ ही साथ सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी उसे बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम चीजों को करेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें पनिश नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दिस सोसाइटी द इंडिविजुअल इज गिवन अ सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। यहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास में थोड़ा सा हमें पर्सनल स्पेस या जो है इंडिपेंडेंस देखने को मिल रही है, यानी वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट तो पूरी सोसाइटी है, लेकिन यहाँ इंडिविजुअल्स के पास में उनकी पर्सनल स्पेस है, उनके पास में थोड़ी बहुत फ्रीडम है। यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी में पूरी तरह से सबमर्ज्ड नहीं है, ठीक है। सो दोनों सोसाइटीज जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, कोई भी सिमिलैरिटीज हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही हैं। तो जो पॉइंट्स आपने मैकेनिकल में लिखे हैं उसी का अपोजिट आपको ऑर्गेनिक में लिखना है। आप चाहे तो पैराग्राफ वाइज भी बता सकते हैं, चाहे तो डिफरेंस, बेसिस ऑफ डिफरेंस के बेसिस पर पूरा ऐसे चार्ट बना के तो भी आप डिफरेंसेस बता सकते हैं। क्लियर है? आइए क्वेश्चन समझ में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 7। Show with examples how moral codes are indicators of social solidarity। आपको क्या बताना है कि आपने मॉरल कोड्स के बारे में पढ़ा है, आपने सोशल सॉलिडारिटी के बारे में पढ़ा है। अब आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताना है कि मॉरल कोड्स सोशल सॉलिडारिटी कैसे बताते हैं, ठीक है। सोशल सॉलिडारिटी और मॉरल कोड्स दोनों ही हमने इमाइल डर्कीम के कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं, ठीक है। इमाइल डर्कीम सोसाइटी पर बहुत फोकस करते हैं और वो ये कहते हैं कि एक सोसाइटी जो है, सोसाइटी हमको उसकी मोरालिटी से दिखने लग जाती है, यानी मॉरल कोड्स जो हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, और सोसाइटी के अंदर सॉलिडारिटी भी होती है। तो मॉरल कोड्स और ये सोशल सॉलिडारिटी, ये दोनों मतलब मॉरल कोड्स जो हैं वो सोशल सॉलिडारिटी कैसे दिखाते हैं ये आपको बताना है, और ये आपको एग्जांपल्स के साथ में बताना है, ठीक है। सो अब आप इसको जो है एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि इमाइल डर्कीम जो है वो मॉरल कोड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और सोशल सॉलिडारिटी का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने ही दिया था, ठीक है। आपने ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया और फिर मेनली जो आपसे यहाँ पर पूछा गया है आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। सब आपने बताया कि द फॉलोइंग एग्जांपल्स शो हाउ मॉरल कोड्स आर इंडिकेटर्स ऑफ सोशल सॉलिडारिटी। अब हम आगे बताएंगे कि कैसे जो है मॉरल कोड सोशल सॉलिडारिटी को इंडिकेट करते हैं, तो आप पॉइंट वाइज भी बता सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपने बताया मॉरल कोड्स आर इम्पोज्ड बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। जो मॉरल कोड्स होते हैं वो सभी कलेक्टिव एग्रीमेंट के थ्रू इम्पोज्ड होते हैं। अब कैसे, तो आप बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू डर्कीम the social solidarity was to be found in the codes of conduct imposed on individuals by collective agreement। हम सभी के बीच में सोशल सॉलिडारिटी, अगर हम एक सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वहां जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के बीच में सोशल सॉलिडारिटी है, और वो सोशल सॉलिडारिटी उन सभी ने अपने साथ में मिलके बनाई है, ठीक है, कलेक्टिव एग्रीमेंट के थ्रू बनी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है अपनी मतलब आप अपनी इच्छा के जो है अगेंस्ट में जाके फिर सोसाइटी का पार्ट बने, आप सब अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो ये जो सोशल सॉलिडारिटी है ये कलेक्टिव एग्रीमेंट के थ्रू बनी है और ये हमें कोड ऑफ कंडक्ट में दिखती है। अब कैसे दिखती है? सो इन द एवरीडे लाइफ वी कैन सी सच प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, in western societies people generally wear black dress for funeral, it will be offensive and to wear colorful clothes। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न सोसाइटीज है, एग्जाम्पल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्या है ये भी समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ आपको आंसर में कैसे एग्जाम्पल्स देने ये भी समझ में आ जाएगा। देखो जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज है तो जब भी पीपल फ्यूनरल में जाते हैं किसी के, तो वो क्या करते हैं, ब्लैक ड्रेस पहनते हैं, ठीक है। अगर आपने कलरफुल क्लोथ्स पहने हैं किसी के फ्यूनरल में तो वो थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि जितने भी पीपल हैं वेस्टर्न सोसाइटीज के अंदर वो सभी फ्यूनरल में जाएंगे तो क्या पहनेंगे, ब्लैक ड्रेस ही पहनेंगे, ठीक है। तो ये इस एक ट्रेंड को जो है सभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी इसके अगेंस्ट में नहीं जा रहा, क्योंकि सबको पता है कि हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है। तो उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कलेक्टिव एग्रीमेंट के थ्रू है, ठीक है। देखो जैसे मान लो ये वेस्टर्न सोसाइटीज है, यहाँ पर जितने भी इंडिविजुअल्स हैं इन सभी ने मिलके इस सोसाइटी को बनाया है, ठीक है। और इन सभी के बीच में आपस में जो है रिलेशनशिप्स हैं,
रिलेशनशिप है, इसीलिए इनके बीच में सोशल सॉलिडारिटी भी है। सभी जो है आपस में एक दूसरे के साथ में रहते हैं और एकजुटता है इनके अंदर, यूनिटी है इनके अंदर, ठीक है। इस यूनिटी में ही उन्होंने ये जो एक चीज है, मतलब एक चलन है, इसको बनाया है कि हम जो है किसी के भी फ्यूनरल में जाएंगे तो हम ब्लैक ड्रेस पहनेंगे, कलरफुल क्लोथ्स हम नहीं पहनेंगे। और इस बात को इन सभी ने माना है और ये हमको देखने को कब मिलती है, जब ये लोग किसी के फ्यूनरल में जाते हैं तब। तो यानी कि जो सोशल सॉलिडारिटी है वो हमें यहाँ पर सोसाइटी में उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर देखने को मिल रही है। तो इस तरह से जो मॉरल कोड्स हैं वो कलेक्टिव एग्रीमेंट के थ्रू बने हुए हैं, ठीक है, या कलेक्टिव एग्रीमेंट के थ्रू इंपोज होते हैं। सो इस तरह से ये हमारा पहला पॉइंट हो गया जिसमें हमको पता चल रहा है कि मॉरल कोड से सोशल सॉलिडारिटी कैसे दिख रही है। तो उनके कोड ऑफ कंडक्ट से एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि उनके बीच में जो है एकजुटता है, ठीक है, उनके बीच में सोशल सॉलिडारिटी है। ये फर्स्ट एग्जांपल दिया आपने। सेकंड आपने बताया मॉरल कंडक्ट कोड्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ पर्टिकुलर सोशल कंडीशंस। अब देखो जो मॉरल कंडक्ट होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर सोशल कंडीशन के लिए मैनिफेस्ट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। जैसे it means that morally appropriate condition for one society can be inappropriate for another. For example, पैकिंग और किसिंग ऑन चीक इज मॉरली अप्रोप्रिएट इन वेस्टर्न सोसाइटीज बट नॉट इन इंडिया। जैसे कि कुछ सोसाइटीज के लिए कुछ जो मॉरल मतलब उनके लिए कुछ चीजें मॉरली अप्रोप्रिएट हो सकती हैं और कुछ सोसाइटीज के लिए वही चीज इनअप्रोप्रिएट हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को चीक पे किस करते हो वेस्टर्न सोसाइटीज में तो वो उनके लिए अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आप सेम चीज इंडिया में करो तो शायद वो मतलब इंडिया के पीपल के लिए अप्रोप्रिएट ना हो। सो अकॉर्डिंग टू डरकीम द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम मॉरल कोड्स। सो यानी कि किसी एक सोसाइटी में किस तरह की सोशल कंडीशंस हैं ये आप मॉरल कोड्स के थ्रू पता कर सकते हो। तो उनके मॉरल कोड से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरह की सोशल सॉलिडारिटी उस सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है। तो ये सेकंड तरीका हो गया कि हाउ मॉरल कोड्स जो है या मॉरल कंडक्ट से आप सोशल सॉलिडारिटी को कैसे इंडिकेट कर सकते हो, ठीक है। आप उनके मॉरल कंडक्ट के थ्रू समझ सकते हो ना कि वहां पर किस तरह की सोशल कंडीशंस हैं। थर्डली मॉरल कोड्स कैन प्रिडिक्ट बिहेवियर। मॉरल कोड्स के थ्रू आप किसी सोसाइटी के बिहेवियर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। लाइक Constriction of choice in social action mean that behavior can be predictable as it follows a pattern। जैसे कि हमने कहा कि एक सोसाइटी के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ बिलीव्स होते हैं जिससे उस सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो सभी फॉलो करते हैं। और कोई भी अगर उस सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स, लॉ, इंस्टीट्यूशन से डेविएट होता है तो सोसाइटी उसको जो है उसकी चॉइस पर कंस्ट्रिक्शन करके उसको वापस से सोसाइटी के अकॉर्डिंग बना देती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक पर्सन है, ये अभी सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, लेकिन मान लीजिए बात को जो है ये थोड़ा सा सोसाइटी से अलग चला जाता है तो सोसाइटी क्या करेगी, इसको वापस से अपने अकॉर्डिंग बना लेगी। तो वो क्या कर रही है, ये जो पर्सन डेविएट हो रहा है, इसकी चॉइस से डेविएट हो रहा है, उसकी चॉइस को कंस्ट्रिक्ट करके उसे रोक के उसके सोशल एक्शन में क्या करेगी, उसके बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बना देगी। तो आपको ये पता रहेगा कि इस सोसाइटी के मेंबर किस तरह से बिहेव करते हैं। प्रिडिक्टेबल मैनर में सोसाइटी के मेंबर जो हैं वो बिहेव करते हैं। बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर पैटर्न्स इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द नॉर्म्स, कोड्स, सोशल सॉलिडारिटीज गवर्निंग देम। और जब आप किसी सोसाइटी के मेंबर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, वहां पर किस तरह से वो लोग रहते हैं, किस तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करके आप ये पता लगा सकते हो कि इस सोसाइटी की क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, क्या बिलीव्स हैं और यहाँ पर सोशल सॉलिडारिटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल in India, younger people bow down to touch feet of elder as a mark of respect and humbleness। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो छोटे होते हैं, ठीक है, जो छोटे इन द सेंस कि जो यंगर पीपल है जो वो अपने बड़ों के पैर छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है, ये एक चीज हमने देखी है। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर बड़ों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती है। तो ये आप उनके कंडक्ट के थ्रू ही देख पा रहे हो कि यहाँ पर किस तरह की जो है सोशल कंडीशंस है, यहाँ पर किस तरह के बिलीव्स है, यहाँ पर सोशल सॉलिडारिटी कैसी है। तो अल्टीमेटली जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि मॉरल कोड्स कैसे इंडिकेट करते हैं सोशल सॉलिडारिटी को, एग्जांपल्स के साथ में बताओ। तो आप ये सारे एग्जांपल्स के थ्रू बता सकते हो कि मॉरल कोड्स के थ्रू हम एक सोसाइटी की सोशल सॉलिडारिटी को देख सकते हैं। तो मतलब कंक्लूड भी कर सकते हो फिर कि because of all the above examples that I have given in my answer, we can conclude that moral codes are indicators of social solidarity, या फिर we can prove that moral codes are indicators of social solidarity।
क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए होंगे आपको और जो भी हमने यहाँ पर आंसर में बताया है वो भी, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेसिक फीचर्स क्या हैं ब्यूरोक्रेसी के, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देना है। अब देखिए, हमने जब चैप्टर में भी ब्यूरोक्रेसी पढ़ा था, मैंने आपसे तब भी कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आपके एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी आपसे पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपसे पूछा बेसिक फीचर्स क्या है ब्यूरोक्रेसी के, तो सिंपल सा क्वेश्चन, आपको जस्ट क्या करना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ठीक है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है आपको। फिर आप बताओगे कि फीचर्स क्या होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, ठीक है, और फिर इसके बाद में आप कंक्लूड करोगे। अब इसमें कोई भी ऐसी अलग सी चीज हम यहाँ पर नोट डाउन नहीं करने वाले हैं, आपने जो भी कुछ अपनी बुक में पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो भी मैंने आपको लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है वही आपको जस्ट यहाँ पर नोट डाउन कर देना है। मैं जस्ट आपको पॉइंट्स बता दूंगी कि आपको इसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन तो आप दे ही दोगे कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट को जो है डिवाइड कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिसके थ्रू जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें हम गाइड करेंगे, ये सारा कुछ आप यहाँ पर बताओगे, ठीक है। अब इसके बाद में जो आपसे पूछा है कि बेसिक फीचर्स क्या है, तो आपने बताया कि ब्यूरोक्रेसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय दीज फीचर्स, या जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनके कुछ इस तरह के फीचर्स होते हैं, उन्हें इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जैसे सबसे पहला है फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स, सेकंड हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशंस, थर्ड रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट, फोर्थ ऑफिस मैनेजमेंट एंड फिफ्थ कंडक्ट इन ऑफिस, ठीक है। ये 5 जो है ये बेसिक फीचर्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, इन्हें ही आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आपने बताया कि फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स में क्या होता है, within the bureaucracy officials have fixed areas of official jurisdiction governed by rules, laws and administrative regulations। देखो, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी ब्यूरोक्रेसी ऑफिशियल्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस हैं, जिसके थ्रू उनका ज्यूरिसडिक्शन जो है वो फिक्स्ड कर दिया जाता है कि आपका इतना एरिया है, आपको इसी एरिया में और इन रूल्स रेगुलेशंस के अंदर ही अपना काम करना है। The regular activities of the bureaucratic organization are distributed in a fixed way as official duties। आपकी जो भी आपको वर्क दिए जाते हैं वो आपके ऑफिशियल ड्यूटीज के अंदर आएंगे। Moreover, commands are issued by higher authorities for implementation by subordinates in a stable way, but the responsibilities of officials are strictly delimited by the authority available to them। यहाँ पर हम अभी इसके नेक्स्ट वाले फीचर में ये एक चीज पढ़ेंगे भी कि ब्यूरोक्रेसी में हमको हायरार्की देखने को मिलती है, तो उस हायरार्की के अंदर ही जो हायर ऑफिशियल्स होंगे वो अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड जो है इशू करेंगे और वो उनकी कमांड को मानेंगे भी, ठीक है। इस तरह से सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने वाले, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी वो फुलफिल कर रहे हैं वो उनकी अथॉरिटी के अंदर रह के ही करेंगे, कोई किसी दूसरे पर्सन की अथॉरिटी के अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करेगा। As duties are to be fulfilled on a regular basis, only those who have the requisite qualifications to perform them are employed. Official positions in a bureaucracy are independent of the incumbent as they continue beyond the tenure of any occupant। अब क्योंकि जो भी हमने आपको ड्यूटी असाइन करी है वो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग फुलफिल करनी है, इसीलिए हमें इसके लिए यानी ब्यूरोक्रेसी के लिए हमको जो है क्वालिफाइड पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है, और क्वालिफाइड पर्सन ही जो है इस पूरे मतलब काम को टाइमली मैनर में कर सकता है। सेकेंडली, जो भी पोस्ट है, ठीक है, जो भी पोस्ट है वो उस पोस्ट को ऑक्यूपाई करने वाले पर्सन के टेन्योर के हिसाब से नहीं होती, बल्कि जब वो पर्सन रिटायर भी हो जाएगा तब भी वो पोस्ट और उसका प्राइड जो है वो हमेशा के लिए बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शनिंग ऑफ ऑफिशियल्स आप बताएंगे। सेकेंड है आपका हायरार्कियल ऑर्डरिंग ऑफ पोजीशंस। इसमें आपने बताया कि authority and office are placed on a graded hierarchy where the higher officials supervise the lower ones. This allows a scope of appeal to a higher official in a case of dissatisfaction with the decisions of the lower officials। अब क्योंकि यहाँ पर हायरार्की है, सारी जो ऑर्डरिंग है उसमें, तो इसीलिए जो अथॉरिटी होगी और जो ऑफिस होगी, ठीक है, वहां पर हम हायरार्की रखेंगे। जो हायर ऑफिशियल्स होंगे वो अपने लोअर वंस को गाइड करने वाले हैं, और मान लीजिए किसी के बीच में किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन हो जाता है तो वो अपने हायर ऑफिशियल को उस बारे में अपील कर सकता है,
थर्ड है रिलायंस ऑन रिटन डॉक्यूमेंट। इसमें हमने ये एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी काम, जो भी काम हो रहा होगा वो रिटन होगा, यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट्स होने वाले होंगे। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि वर्बली काम होने वाला है, सारी चीजें रिटन रहेंगी, फाइल्स में रहेंगी, ताकि वो आगे चल के हमारे लिए एविडेंस या प्रूफ के तौर पर रहें। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर जो ये पूरा रिटन डॉक्यूमेंट्स होंगी, ये जो फाइल्स होंगी, ये डिसीजन मेकिंग में हमें आगे काम भी करने वाली हैं। एंड अल्टीमेटली जो भी यहाँ पर डिसीजंस लिए जाएंगे वो एक ऑफिसर के या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी पीपल काम कर रहे हैं उनकी प्राइवेट डोमेन से सेपरेट रहेंगे। It is also a part of the public domain which is separate from the private life of the officials. Clear है? Then fourth feature है office management. So as office management is a specialized and modern activity, it requires trained and skilled personnel to conduct operations. Office management के लिए हमें trained और skilled persons की जरूरत होगी। Fifth, conduct in office. आप ऑफिस में किस तरह से कंडक्ट करने वाले हो तो उसके लिए रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होने वाले हैं, और ये सारी चीजें लीगल हैं, है ना, लॉज के अकॉर्डिंग है। तो अगर कोई भी ऑफिशियल, कोई भी ब्यूरोक्रेट ऑफिस के रूल्स के, उसकी गाइडलाइंस के जो है अगेंस्ट में जाके अगर वर्क करता है या कहीं भी ऑफिस के प्राइड को लो करने की कोशिश करता है तो हम उसको उस चीज के लिए अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं लीगली। ठीक है, सो ये पूरे जो 5 फीचर्स आपने पढ़े हैं ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ये आप एक्सप्लेन करने वाले हो अपने आंसर में। ठीक है, और फिर फाइनली कंक्लूड भी कर दोगे कि ब्यूरोक्रेसी जो मैक्स वेबर का मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है मॉडर्न सोसाइटीज के लिए, जो इतनी वास्ट होती हैं, वहां पर मैनेजमेंट का इशू आता है। तो इसीलिए जो मैक्स वेबर ने मॉडल दिया है ब्यूरोक्रेसी का, सॉरी, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। इस तरह से आप अपने इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड करेंगे। क्लियर है? आया समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? देन आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज स्पेशल और डिफरेंट अबाउट द काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी नीडेड इन सोशल साइंस? ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए कि जो ऑब्जेक्टिविटी की हम बात करते हैं सोशल साइंस में, उसमें क्या स्पेशल है और क्या डिफरेंट है। ठीक है, ये पूछा गया है। अब जनरली जो आपसे क्वेश्चन है इसमें ऑब्जेक्टिविटी की बात करी है और एक इसमें सोशल साइंस की बात करी है। आपने अपने चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है? चैप्टर में आपने 3 सोशलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा है, कार्ल मार्क्स आपने पढ़ा है, एमाइल डर्कीम आपने पढ़ा एंड मैक्स वेबर आपने पढ़ा। ठीक है, सोशल साइंस वर्ड किसने यूज किया था, ऑब्जेक्टिविटी की बात किसने करी थी, ये जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। तो ये दोनों ही चीजों को मैक्स वेबर ने डिस्कस किया था। किसने? मैक्स वेबर ने। अब मैक्स वेबर ने ही ऑब्जेक्टिविटी की भी बात करी थी और सब्जेक्टिविटी की भी बात करी थी। तो अब आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये सोशल साइंस में जो ऑब्जेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं इसमें क्या स्पेशल है और क्या डिफरेंट है। क्लियर है? आया क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर बहुत अच्छे से आप लिख लोगे। ठीक है, अब देखो आंसर में क्या पॉइंट्स आपको बताने हैं कि द स्पेशल और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी नीडेड इन सोशल साइंस इज वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा मैक्स वेबर में। ठीक है, तो जो स्पेशल और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं सोशल साइंस में, वो वैल्यू न्यूट्रलिटी है। कैसे? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। और एक और चीज, ये जो क्वेश्चन है ये एनालिटिकल है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इसीलिए आपको इसको एनालाइज करते हुए सारे पॉइंट्स को यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही सेंस में लिखना है। और स्पेशल और डिफरेंट दोनों ही पॉइंट्स पूछे तो दोनों चीजें बतानी है। ठीक है, तो देखो कि वैल्यू न्यूट्रलिटी है वो स्पेशल और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी जो हमें सोशल साइंस में चाहिए। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर सोशियोलॉजिस्ट टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर एज सोशल इंटरेक्शंस इनकॉर्पोरेटेड सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग्स, वैल्यूज, फीलिंग्स, प्रेजुडाइसेस एंड आइडियाज। अब देखो मैक्स वेबर ने क्या कहा कि अगर आपको सोशियोलॉजी को समझना है तो उसके सब्जेक्ट मैटर को समझिए। सब्जेक्ट मैटर में जो है अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, क्योंकि जो सोशल इंटरेक्शंस होते हैं, मैक्स वेबर का फोकस कहाँ रहा? मैक्स वेबर का फोकस था सोशल एक्शन पर, और उन्होंने कहा जो भी इस सोशल एक्शन को समझ लेगा वो सोसाइटी को समझ लेगा। अब अगर आपको इस सोशल एक्शन को समझना है तो एक ह्यूमन बीइंग किस तरह से एक्शन करता है उसे समझिए। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो सोसाइटी के वैल्यूज, फीलिंग्स, प्रेजुडाइजेस, आइडियल्स, इन सारी चीजों को फॉलो करता है और इस तरह से वो सोशल एक्शन करता है। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपके सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग्स। आपको इन सब्जेक्टिव ह्यूमन मीनिंग्स के अंदर ऑब्जेक्टिव को समझना है। ठीक है, यानी कि आपको जो है न्यूट्रल रह के एक इंडिविजुअल या एक सोसाइटी का बिहेवियर स्टडी करना है। कैसा रह के? न्यूट्रल रह के।
For this, a sociologist had to study and record the views of people and their personal beliefs in a neutral way through empathetic understanding. और इन सारी चीजों को समझने के लिए एक सोशोलॉजिस्ट को जो है न्यूट्रल रहना पड़ेगा, उसको एम्पैथेटिकली समझना पड़ेगा चीजों को। एम्पैथेटिकली यानी कि फीलिंग विथ, ठीक है। एम्पैथेटिक मतलब क्या? फीलिंग विथ। आपको सिंपैथी नहीं रखना है कि हाँ हम आपके लिए बुरा फील करते हैं, नहीं, हम आपके साथ में हैं, इस तरह की फीलिंग के साथ में आपको सोसाइटी में एक इंडिविजुअल या ह्यूमन एक्टर जो भी है वो जिस भी तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है उसे समझना है। आपको अपने पर्सनल बिलीव्स और अपनी पर्सनल प्रेजुडाइसेस को उसके अंदर नहीं लेके आना है, ठीक है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा मैक्स वेबर कह रहे हैं कि न्यूट्रल रह के आपको सोसाइटी को जो है समझना है और फिर उसको डिस्क्राइब करना है। आपको सोसाइटी को जज नहीं करना है, आपको सोसाइटी को जज नहीं करना है, बल्कि आपको सोसाइटी को डिस्क्राइब करना है वो जैसी भी है वैसा ही। और ये आप कब कर पाओगे? जब आप वैल्यू न्यूट्रल रहोगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमको मैक्स वेबर ने बताया था, यही कॉन्सेप्ट आपको इस अपने क्वेश्चन के आंसर के अंदर डिस्क्राइब करना है कि उन्होंने वैल्यू न्यूट्रलिटी के बारे में क्या सारी चीजें बताई। आप इन्हें अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं या चाहे जैसे मैं आपको बता रही हूं उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ an individual had to describe and sociologist could not judge or imply his or her own conceptions to the understanding of others. Social scientists were themselves a part of society, therefore the exercise of such objectivity is considered special and different. अब देखो, सबसे पहली चीज उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिविटी में स्पेशल क्या है और इस ऑब्जेक्टिविटी में डिफरेंट क्या है बाकी अदर सोशल साइंसेस से, ठीक है। मैक्स वेबर ने यही कहा ना कि जो सोशल साइंस है वो बाकी अदर साइंसेस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, तो उसमें ऐसा क्या स्पेशल है, उसमें ऐसा क्या डिफरेंट है, ये आपको बताना है। तो आपने ये बताया कि जब हम जैसे नेचुरल साइंस वगैरह को हम स्टडी करते हैं तो जो भी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, जो भी चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं हम उन्हें नोट डाउन करते हैं। लेकिन जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर हमको चीजें दिखती नहीं है हमें, पर फिर भी उनको इनडायरेक्टली जो है रीड आउट करना है, उन्हें चीजों को ऑब्जर्व करना है। अब एक सोशोलॉजिस्ट जब किसी सोसाइटी को स्टडी करता है तो उसको वैल्यू न्यूट्रल रहना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद में एक सोसाइटी का पार्ट है, वो भी सोसाइटी का ही मेंबर है। तो सोसाइटी के मेंबर होने के नाते उसके अंदर भी कुछ बिलीव्स होंगे, कुछ वैल्यूज होंगे, उसके अपने कंसेप्शंस होंगे, अपने उसके प्रिजुडाइसेस होंगे। तो एक सोशोलॉजिस्ट का काम है कि जब वो सोसाइटी को समझे तो वो अपने इन पर्सनल बिलीव्स को जो है नजरअंदाज करते हुए जैसा उसने सोसाइटी को देखा है वैसा ही डिस्क्राइब करे, सोसाइटी को जज ना करे, ठीक है। और जो सोशल साइंटिस्ट है उसके लिए ये एक चीज करना बहुत ही स्पेशल भी है और बहुत ही डिफरेंट भी है। ये जो एक्सरसाइज एक सोशोलॉजिस्ट कर रहा है ये उसके लिए बहुत स्पेशल भी है और बहुत डिफरेंट भी है। इसीलिए जो सोशल साइंस में हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिविटी स्पेशल और डिफरेंट क्या है, सो दैट इज वैल्यू न्यूट्रलिटी, ठीक है। जो हमने फर्स्ट पार्ट में बताया कि द स्पेशल और डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिविटी नीडेड इन सोशल साइंसेज वैल्यू न्यूट्रलिटी। वैल्यू न्यूट्रल रहना आपके लिए बहुत स्पेशल भी है और बहुत डिफरेंट भी है। क्लियर है? जैसा मैंने आपसे कहा कि एनालिटिकल क्वेश्चन है तो आपको बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स को क्लियरली एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक अभी आपको हमने 9 क्वेश्चंस को जो है आंसर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं हमारे 10th क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए, can you identify any ideas or theories which have led to the formation of social movement in India in recent times? अब क्या आप कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी थ्योरी बता सकते हो जिसकी वजह से इंडिया में सोशल मूवमेंट्स फॉर्म हुई हो, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया में सोशल मूवमेंट हुई हो, ये आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके जो आपको चैप्टर दिया है उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है, बिल्कुल भी। मतलब ये आपसे जो है चैप्टर के अंदर से नहीं पूछा गया है, घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपने 3 आइडियोलॉजीज को पढ़ा है यहाँ पे, मैक्स वेबर, इमाइल डर्कीम, कार्ल मार्क्स, इन 3 आइडियोलॉजीज को पढ़ा है आपने, इनकी थ्योरीज को पढ़ा है आपने। अब ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसी थ्योरी आप बता सकते हो जिसकी वजह से इंडिया में सोशल मूवमेंट हुई हो, ठीक है, रिसेंट टाइम्स में। अब कैसे बताओगे? सो देखो, many social ideas or theories have been led to the formation of social movements in India after independence. These include theories related to socialism, feminism and environmentalism. कार्ल मार्क्स में आपने एक चीज पढ़ी कि कार्ल मार्क्स कहते हैं
कि अगर ये कैपिटलिज्म नहीं आता तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हमें जो है सोसाइटी को इगैलिटेरियन बनाना है, सबके लिए इक्वल बनाना है, ठीक है। और ये कैपिटलिज्म की वजह से ही एक दिन सोशलिज्म आएगा, ये लाइन हमने पढ़ी हुई है कार्ल मार्क्स के आइडियाज के अंदर, ठीक है। अब आप किसी भी थिंकर को, किसी भी सोशलॉजिस्ट को कभी भी पढ़ेंगे तो उनके आइडियाज का जो इन्फ्लुएंस होता है वो पूरे वर्ल्ड में होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पर्टिकुलर उसी एरिया को लेके होगा, उनके आइडियाज से, उनकी थिंकिंग से, उनके थॉट्स से पूरा वर्ल्ड सीखता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो हमने 3 थिंकर्स पढ़े, उनके आइडियाज, उनकी थ्योरीज, इन सभी का इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिला, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और ये हमें कहाँ देखने को मिला? तो सोशलिज्म, फेमिनिज्म और इन्वायरमेंटलिज्म में। इन तीनों को हम एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो, सोशलिज्म जो है, socialist movements have strived to secure economic justice for backward classes। सोशलिज्म जहां पर हम जो है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सामाजिकवाद, ठीक है, जहां पर हम क्या लाना चाहते हैं कि सोसाइटी रूल करे, ठीक है। जैसे कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो वहां पर जो कैपिटलिस्ट है, जो बॉर्जुअस क्लास है, वो रूल करती है। सोशलिज्म में क्या होता है, सोसाइटी रूल करेगी, ठीक है। जितने भी मेंबर्स हैं, एक पहले आपका कैपिटलिज्म आता है, फिर कम्युनिज्म आता है, फिर सोशलिज्म आता है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो उस कैपिटलिस्ट के हाथ में होते हैं। कम्युनिज्म में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो पूरी सोसाइटी जो है ओन करके रखती है। फिर धीरे धीरे ये जो पूरी सोसाइटी है, कम्युनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, ये जो पूरी कम्युनिटी है, उस समय सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं इवॉल्व होता। कम्युनिज्म में जो कम्युनिटी है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को होल्ड करके रखती है। फिर ये कम्युनिटी धीरे धीरे जो है सब रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, अपने आइडियाज, अपने बिलीव्स, अपने नॉर्म्स एस्टैब्लिश करते हैं, और धीरे धीरे करके एक सोसाइटी बनती है। कम्युनिटी से एक सोसाइटी बनती है, ठीक है। और ये जो सोसाइटी है, यहाँ पर हम फिर अपनी एक गवर्नमेंट बनाते हैं जो डेमोक्रेसी के थ्रू आती है, और फिर ऐसे करते करते जो है वो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को अपने हाथ में लेके सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी इन शॉर्ट, सोशलिज्म की ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, अभी तक जो भी जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसमें आपको सोशलिज्म की आइडियोलॉजी एक्सप्लेन नहीं की है, तो उस आइडियोलॉजी पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। बस ये फोकस कर रहे हैं कि सोशलिज्म जहां पर हम सोसाइटी को इक्वल बनाना चाह रहे हैं, जहां पर हम इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। कैसी सोसाइटी की? इगैलिटेरियन, इक्वल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ आप सोशलिज्म के बारे में इतना समझिए, जब सोशलिज्म हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ये आइडियोलॉजी क्या है उसे भी समझेंगे, ठीक है। सोशलिज्म में जितने भी मूवमेंट्स हुए इस टाइम पीरियड में, जो भी सोशलिस्ट मूवमेंट थे, यहाँ पर जो बैकवर्ड क्लासेस थी, जो पीछे रह गई थी, हम उन्हें इकोनॉमिक जस्टिस देना चाहते थे, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस हम उन्हें देना चाहते हैं, ठीक है। द आइडियल ऑफ सोशलिज्म हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको पता होगा कि हमने सोशलिज्म का आइडियल अपनाया है, ठीक है। जो प्रीएम्बल है उसकी स्टार्टिंग लाइन जब आप रीड करते हैं तो वहां पर हम यही कहते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम ये सिक्योर करते हैं कि हमारे यहाँ पर सोशलिज्म होगा, सेक्युलरिज्म होगा, इसके साथ में हमारे यहाँ पर जो है हम सबको इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से पूरा जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, मैं यहाँ आपको प्रीएम्बल रीड करके नहीं बता रही हूं, लेकिन हमने हमारे प्रीएम्बल के अंदर भी सोशलिज्म का जो आइडियल है उसे अपनाया हुआ है, ठीक है, कि हम हमारी सोसाइटी को इक्वल सोसाइटी बनाएंगे, हम सभी को इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो एंश्योर करेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस इस सेंस में कि जैसे हमने देखा है कि कोई बहुत ज्यादा रिच है, कोई बहुत ज्यादा पुअर है, सबको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो हम उनको वो अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से हम इकोनॉमिक जस्टिस एंश्योर करेंगे। Dalit and tribals have participated in socio-political movements to acquire political power based on the ideas of social reform movements of 19th and 20th century। हमने 19th और 20th सेंचुरी की सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पढ़ी हैं, नहीं भी पढ़ी होंगी तो आप क्लास 12th में इन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट्स हुई, यहाँ पर हमने सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए मूवमेंट करे, सोसाइटी को रिफॉर्म करने की हमने बातें करी। इस रिफॉर्म मूवमेंट में हुआ क्या कि जो दलित और ट्राइबल पीपल थे, ठीक है, जो दलित थे और जो ट्राइबल पीपल थे, इन्होंने भी सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया और अब इनके पास भी पॉलिटिकल पावर आने लगी। यानी इकोनॉमिकली हमने इनको अपलिफ्ट किया और पॉलिटिकली भी हमने इनको अपलिफ्ट किया, ठीक है। यानी कि हमारी सोसाइटी में जो पॉलिटिक्स है उसमें भी हमने इनको रोल प्रोवाइड किया, यानी पावर इनके हाथ में अब आने लगी थी। These groups had been exploited from ancient time and are now endeavoring to claim their place in society। अब ये जो ग्रुप्स हैं जैसे दलित हो गए, ट्राइबल हो गए, हमने देखा है कि इनके साथ में एंशियंट टाइम से ही बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता आ रहा है, ठीक है। तो उस एक्सप्लॉइटेशन को खत्म करने के लिए अब हमने क्या किया, उनको अपलिफ्ट करने की बात करी। जैसे कार्ल मार्क्स कहते थे कि एक तरफ बॉर्जुआस क्लास है,
ठीक है, और एक तरफ वर्किंग क्लास है। वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉइटेशन सालों सालों से कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो करती आई है, ठीक है, और ये क्लास रिच होती चली गई और ये जो वर्किंग क्लास थी ये पुअर होती चली गई। तो एक दिन क्या होगा, एक दिन ये वर्किंग क्लास जो है रिवॉल्यूशन कर देगी, इस बॉर्जुआस क्लास को नीचे कर देगी और खुद जो है ऊपर हो जाएगी, है ना। तो एक तरीके से इन दोनों क्लासेस के बीच में कन्फ्लिक्ट होगा, रिवॉल्यूशन हो जाएगी, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते थे। तो सेम चीज इंडिया में हमने देखी कि जो दलित हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जिनके साथ में एंशिएंट टाइम से जो है इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता आ रहा है, तो उन्होंने भी जो है रिवॉल्यूशन चलाई, उन्होंने भी सोशल मूवमेंट्स के थ्रू अपना अपलिफ्टमेंट किया, अपने अपलिफ्टमेंट की बात करी, चाहे सोशली हो, पॉलिटिकली हो या चाहे इकोनॉमिकली हो। क्लियर है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये आइडियाज की वजह से हमें इंडिया में चेंजेस देखने को मिले। सेकेंडली, फेमिनिज्म की अगर हम बात करें, it seeks to redefine the role of women in society and bring it on equal footing with that of men। अब ये जो फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम जो वुमेन का रोल है सोसाइटी में उसको रीडिफाइन करते हैं, वुमेन की भी इक्वल स्टेटस या इक्वल पोजीशन की बात करते हैं जो मेन के साथ में हो, यानी मेन और वुमेन इक्वल होने चाहिए। फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी के अंदर ऐसा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं, वुमेन का जो रोल है सोसाइटी में उसको रीडिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, एंड ब्रिंग इट ऑन equal footing with that of men। Feminist movements have struggled against stereotypes and made efforts to secure the rights of women at home and workplace with some degree of success। अब यहाँ पर जितने भी फेमिनिस्ट मूवमेंट की हम बात करें, इंडिया में जो भी फेमिनिस्ट मूवमेंट हुई, इसमें हमने क्या किया, जो स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं वुमेन्स को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर में ही अच्छी लगती हैं, उन्हें घर के अंदर ही रहना चाहिए, उन्हें पर्दे में ही रहना चाहिए, उन्हें सिर्फ घर में रह के खाना बनाना चाहिए और बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स बनाए थे, हमने इसके अगेंस्ट में स्ट्रगल किया। साथ ही साथ में हमने क्या किया कि वुमेन को भी उनके राइट्स मिले, उनके राइट्स मिले, और साथ ही साथ में जो वुमेन काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, वर्क प्लेस पे भी उन्हें इक्वल राइट्स हो, मेन के बराबर। इन सारी चीजों को हमने इंश्योर किया फेमिनिस्ट मूवमेंट के अंदर, ठीक है। यानी हमने यहां भी किसकी बात करी, इक्वालिटी की बात करी। बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जेंडर को लेके, एक तरफ वुमेन है, एक तरफ मेन है। क्लियर है। देन इसी में हमारी थर्ड मूवमेंट है एनवायरमेंटलिज्म। अब देखो, environmental movements have combined environmental and social concerns of people which have been overshadowed by developmental concerns। होता क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे गवर्नमेंट क्या करती है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे पेड़ कट जाते हैं, बहुत सारे जो मतलब जो फॉरेस्ट हैं उनको खाली कर दिया जाता है। डेवलपमेंट के नाम पे होता क्या है कि जो सोशल कंसर्न्स हैं पीपल के और एनवायरमेंट दोनों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके लिए हम एनवायरमेंटल मूवमेंट्स करते हैं। The Gandhian ideals of peaceful agitation and simplistic living have their association with most of these movements। इन movements में जो environmental movements रही हैं, यहाँ पर आपको गांधी जी के जो आइडियाज थे उनका एक इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। लाइक environmentalism has recently acquired a prominent focus among social concerns with problems like climate change and its attendant cost, particularly for developing countries। क्या हो रहा है, जो कंट्रीज डेवलप होती जा रही हैं या जो डेवलप्ड हो चुकी हैं वो इकोलॉजी पर ज़्यादा फोकस नहीं करती हैं, और वो डेवलपमेंट के नाम पे क्या करती हैं, पूरा का पूरा जैसे फॉरेस्ट है उसको क्लियर करवा दिया गया, और बहुत ज़्यादा जो है मैकेनाइजेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के सोशल कॉस्ट भी होते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, पीपल इससे अफेक्ट होते हैं, इकोलॉजी चेंज हो गई, पीपल पर अफेक्ट होने लग जाता है। तो ऐसे खैर आप सोशल मूवमेंट्स के बारे में, इन्वायरमेंटलिज्म के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इन आइडियाज से, इन थ्योरीज से क्या कोई सोशल मूवमेंट्स हुई, तो हमने देखा कि कार्ल मार्क्स के आइडियाज से एक इन्फ्लुएंस होकर एक सोशलिज्म का इम्पैक्ट हमें इंडिया में देखने को मिला कि जो है जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी लोग ओन करके रखें, ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए। ये एक चीज हमने देखा, फेमिनिज्म में भी हमने यही सेम चीज देखी कि इक्वालिटी होनी चाहिए, फिर चाहे वो जेंडर बेसिस पर हो चाहे वो क्लास बेस्ड हो, लेकिन इक्वालिटी होनी चाहिए। इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पर इन्वायरमेंट से सोसाइटी भी इफेक्ट हो रही है। तो अगर आप इन्वायरमेंट पर ध्यान नहीं, मतलब आप सोसाइटी पर ध्यान दे रहे हो, आपको इन्वायरमेंट पर भी ध्यान देना है। डेवलपमेंट के नाम पर सोसाइटी, इन्वायरमेंट, हम इन्हें पीछे नहीं छोड़ सकते। यानी कि आप एक बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम इंडिया के डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, कि इंडिया को डेवलप होना चाहिए, इंडिया भी बाकी कंट्रीज की तरह हो जाए, लेकिन
इंडिया की इकोलॉजी की अगर हम बात करें, इंडिया के एनवायरनमेंट की हम अगर बात करें, सो वो बाकी कंट्री से डिफरेंट है। आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया को हम यूएसए बना देंगे। आप इंडिया को यूएसए ना बना के इंडिया में ही कुछ ऐसी यूनिक चीजें लेके आए कि हम इंडिया को यूएसए से भी बेटर बना सके, है ना। तो हम यहाँ पर क्या एक चीज की बात कर रहे हैं कि आपको इकोलॉजी को भी ध्यान में रखना है, आपको आपकी पॉपुलेशन, आपकी डेमोग्राफिक मतलब जो आपकी डेमोग्राफी है कंट्री की, उसको ध्यान में रख के फिर आपको डेवलपमेंट करना है। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पे आप इकोलॉजी को भी भूल जाओ, आप अपनी डेमोग्राफी को भी भूल जाओ, अपनी पॉपुलेशन को भी भूल जाओ, आपके पीपल की चॉइस, आपके आइडियल्स, आपकी वैल्यूज, आपकी बिलीव्स, आप इन्हें भी भूल जाओ, सिर्फ डेवलपमेंट करना है। ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जो सोशल एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इंडिया में रही, जैसे हमने चिपको मूवमेंट देखा, एपिको मूवमेंट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, साइलेंट वैली कंजर्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल चिपको मूवमेंट है। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ, जो वुमेन थी वो सारी आगे आ जाती हैं पेड़ को बचाने के लिए। जितने गांव के लोग होते हैं वो सब आगे आ जाते हैं उन पेड़ों को बचाने के लिए, जिसे काटने कौन आए हैं, गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो आए हैं। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो जितने विलेजर्स हैं वो पूरे उन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि वो वहां से लकड़ियां लेके आते हैं, फिर अपने घर में चूल्हा जलाते हैं, इस चीज पर वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। दूसरी तरफ जो विलेजर्स हैं वो उस इकोलॉजी को भी बचाना चाहते हैं, इन्वायरमेंट को भी बचाना चाहते हैं कि अगर पूरा फॉरेस्ट कट जाएगा तो कल को कितने ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज होने वाली हैं जो इतनी ज्यादा भयानक होगी जिसे हम रोक भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यहां पर हम सोशो एनवायरमेंटल कंसर्न को लेके हमने ढेर सारी एनवायरमेंटल मूवमेंट्स भी चलाई हैं, ये भी आप बता सकते हो इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर। क्लियर है। तो यानी कौन से आइडियाज थे, कौन सी थ्योरीज थी जिनकी वजह से जो है इंडिया में मूवमेंट्स हुई। तो इन्वायरमेंटलिज्म को लेके हमने गांधी जी के आइडियाज, उनके बिलीव्स की बात करी। क्लियर है। सो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कैन यू आइडेंटिफाई एनी आइडियाज और थ्योरीज विच हैव लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया इन रीसेंट टाइम्स, तो आप ये सारे मूवमेंट्स यहाँ पर बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो शॉर्ट में। और भी कोई मूवमेंट आपको लगता है तो वो भी आप बता सकते हो। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे स्टूडेंट से ही पूछे गए हैं, बट यहाँ पर हम आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आप इसको किस तरह से आंसर कर सकते हो। क्लियर है। देन नेक्स्ट है, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट मार्क्स एंड वेबर रोट अबाउट इंडिया। अब बताओ कि मार्क्स और वेबर ने इंडिया के बारे में क्या लिखा था। आपने मार्क्स और वेबर्स के आइडियाज को तो पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने इंडिया को लेके क्या कहा ये एक चीज बताओ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले बताया कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, he referred to the villages of India as little communities. He had opinion that India was self-sufficient group which had no contact with the outside world. India had its own institutions and beliefs that controlled the human behavior. Marx also opposed the British rule in Indian society and was totally against it. He wrote many articles on India under the British Raj in order to throw light upon his views. अब देखो कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं कि इंडिया में जो विलेजेस हैं वो छोटी छोटी कम्युनिटीज की तरह हैं। यहाँ पर जो पीपल हैं, इंडिया के जो पीपल हैं, इंडिया खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट ग्रुप है, उसका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में कोई कांटेक्ट नहीं है, ऐसा कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स ने इसको जो है मतलब पूरा कॉलोनाइज करके रखा है, उस एक चीज को उन्होंने भी अपोज किया और उस चीज के वो बिल्कुल अगेंस्ट में थे। ठीक है, कॉलोनियलिज्म के। और उन्होंने कहा कि इंडिया के अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिया के अपने बिलीव्स हैं जिसके थ्रू वो सोशल बिहेवियर को जो है या ह्यूमन बिहेवियर को जो है कंट्रोल करके रखती है। उन्होंने इंडिया के ऊपर ढेर सारे आर्टिकल्स लिखे, ब्रिटिश राज जो इंडिया में चल रहा था उसके ऊपर। और यहाँ पर उन्होंने मतलब हमें उनकी राइटिंग्स में इंडिया के बारे में जो भी उन्होंने कहा वो सारी चीजें देखने को। अब देखो कार्ल मार्क्स ने एक और चीज, उन्होंने जो है इंडियन विलेजेस पर बहुत ज्यादा फोकस किया था। उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और इन सारे सिस्टम्स की वजह से सोसाइटी जो है वो ग्रो करने में मतलब उसको बहुत मुश्किलें आएंगी, ग्रो नहीं कर पाएगी। साथ ही साथ ये जो ब्रिटिशर्स ने पूरा कॉलोनाइज्ड करके रखा है, एक तरह से ये ब्रिटिशर्स का कैपिटलिज्म ही था जिसको उन्होंने इंडिया में बढ़ावा दिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और पूरी तरह से इंडियन सोसाइटी को उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। ठीक है, सो इस तरह से वो ब्रिटिश कैपिटलिज्म की बुराई, कैपिटलिज्म और कॉलोनियलिज्म दोनों की ही बुराई करते हैं और इंडियन विलेजेस को उन्होंने अपने थॉट्स में, अपने आइडियाज में डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है आपके मैक्स वेबर के। मैक्स वेबर ने क्या कहा, सो देखिए, ही स्टडीड इंडिया अंडर हिज वर्क्स ऑन द सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। मैक्स वेबर ने जो है उनका वर्क था एक सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। यहाँ पर उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा और उन्होंने कहा कि वेबर अंडरस्टूड द इंडियन सोसाइटी एज ऑर्थोडॉक्स एंड सप्रेस्ड अंडर द बैरियर्स ऑफ कास्ट सिस्टम। जब वेबर ने इंडियन सोसाइटी को स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये जो सोसाइटी है ये बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ही पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं पर बेस्ड है और यहाँ पर ये जो कास्ट सिस्टम है जिसकी वजह से ये सोसाइटी जो है मतलब इस सोसाइटी में बहुत सारे बैरियर्स हैं, ये सोसाइटी ग्रो नहीं कर पा रही है इस कास्ट सिस्टम की वजह से।
Throughout his studies, he emphasized the need of the traditional household in an Indian society and also wrote about the position of women in the Indian society. यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड है उसकी क्या नीड है उस पर उन्होंने स्टडी की। साथ ही साथ में इंडिया में जो वुमेन है उसका क्या रोल है और उनका क्या स्टेटस है, उनकी क्या पोजीशन है, इस एक चीज को भी वेबर ने लिखा। ठीक है, सो इंडियन सोसाइटी में कार्ल मार्क्स और वेबर के क्या आइडियाज थे ये आपको बताने थे, तो बहुत शॉर्ट में आप इसे भी बता सकते हैं। देन है आपके चैप्टर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12। Can you think of reasons why we should study the work of thinkers who died long ago and what could be some reasons to not study them? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के बहुत सारा नॉलेज होने वाला है और साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, सो देखो क्या पूछा है कि कुछ ऐसे रीजंस बताओ कि जो है आपको जो थिंकर्स मतलब वो सेंचुरीज पहले जिनकी डेथ हो चुकी है, जो मतलब बहुत लंबे समय पहले ही उनकी डेथ हो चुकी है, डाइड हो चुके हैं, आपको उनके वर्क को पढ़ना क्यों जरूरी है। वाई वी शुड स्टडी द वर्क ऑफ थिंकर्स हु डाइड लॉन्ग अगो, इसके आपको रीजंस बताने हैं। साथ ही साथ What could be some reasons to not study them? आपको ये भी बताना है कि और भी क्या कोई ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से हमको ये लगता है कि हमें इनके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। तो आपको दोनों चीजें बतानी है कि उन थिंकर्स के बारे में आपको क्यों पढ़ना चाहिए और क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आपको इससे ये पता चलेगा कि हम ये जो थिंकर्स हैं इनके बारे में क्यों पढ़ते हैं और साथ ही साथ क्या ऐसे कोई रीजंस है जिसकी वजह से हमें इन्हें नहीं भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, सो अब देखिए आपने बताया कि द वर्क ऑफ थिंकर्स, ये हो गई आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन में आएगा। आपने बताया कि द वर्क ऑफ thinkers who died long ago needs to be studied because it is important to understand the impact of their ideologies in order to know the present day societies as well। अब देखिए जो थिंकर्स थे, हम जैसे किसी भी सोसाइटी को पढ़ते हैं तो एक चीज़ जो आपने पहले से समझी हुई है कि अगर किसी सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे हो, उसे जान रहे हो, तो उसकी हिस्ट्री और उसकी बायोग्राफी, इन दोनों चीज़ को ज़रूर पढ़ो। ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रेजेंट सिचुएशन है उसको समझना है, तो पहले क्या हुआ था जब तक आपको ये नहीं पता होगा आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे, है ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं नर्सरी से और पढ़ते 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 11th-12th तक आए हैं। अब मान लीजिए आपको सीधे 11th क्लास में जो है डाल दिया जाता है कि सिर्फ सब्जेक्ट लो और 11th-12th पढ़ो, उसके पहले आपने ABCD भी नहीं पढ़ी है, तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे ही जो सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ ग्रो करी हैं। ऐसा नहीं था कि जब पूरा वर्ल्ड एग्जिस्ट, मतलब जैसे हमने पढ़ा है, आइडियाज हमने पढ़े हुए हैं पहले भी, कि ऐसा तो था नहीं कि एकदम से जो है ये पूरा वर्ल्ड बना और इसमें सोसाइटीज़ बन गई और हमने हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे आइडियाज़, हमारे बिलीव्स हमने बना लिए। बिल्कुल नहीं था। हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि ये जो पूरा इवोल्यूशन है ह्यूमंस का, ये 6000 ईयर्स पहले होता है और इसके बाद में करीब उस 6000 में से भी, उस 5000 में से भी 600 ईयर्स पहले ह्यूमंस का सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है और 400 ईयर्स से सोसाइटी में चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, दैट इज सोशल चेंज, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो सोसाइटीज़ हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ में ग्रो करी हैं। तो ये जो थिंकर्स थे, इनके क्या आइडियाज़ थे, इनके आइडियाज़ का सोसाइटीज़ को डेवलप होने में क्या इम्पेक्ट रहा। ठीक है, सोसाइटीज़ ग्रो करी, सोसाइटीज़ डेवलप हुई, तो उसमें ये जो थिंकर्स थे इनके आइडियाज़ का क्या कोई इन्फ्लुएंस रहा है। और जो आज प्रेजेंट डे सोसाइटीज़ हैं, उन सोसाइटीज़ को समझने के लिए इन्होंने क्या आइडियाज़ दिए, कैसे थ्योरीज बनाई, कैसे सोसाइटीज़ ग्रो हुई, कैसे उन सोसाइटीज़ में चेंजेस आए, कैसे सोसाइटीज़ में ऑर्डर मेंटेन हुआ, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता करनी है तो आपको थिंकर्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। ठीक है, क्लियर है। जैसे हमने पढ़ा कि कार्ल मार्क्स हैं, इमाइल डर्कीम है, मैक्स वेबर हैं, इनके आइडियाज़ के थ्रू ही तो सोशियोलॉजी इमर्ज हुई। अगर ये अपने आइडियाज़ नहीं देते तो सोशियोलॉजी इमर्ज नहीं होती। आज आप सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हो तो आप सोशियोलॉजी को क्यों पढ़ रहे हो, सोशियोलॉजी कैसे इमर्ज हुई, सोशियोलॉजी का क्या पास्ट है, जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप सोशियोलॉजी को नहीं समझ पाओगे। तो इसीलिए उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने इंट्रोडक्शन में बताया। अब आप बताओगे रीजंस टू स्टडी वर्क्स ऑफ अर्ली थिंकर्स एंड रीजंस नॉट टू स्टडी वर्क्स ऑफ अर्ली थिंकर्स। दोनों चीज सबसे पहले हम बता रहे हैं कि क्यों पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले, for understanding the communist model and its failures, one needs to study the theories developed by Karl Marx on capitalism and communism।
अगर आपको कैपिटलिस्ट मॉडल को समझना है, ये यहाँ पर कम्युनिस्ट लिखा है, कैपिटलिस्ट होगा ये, ठीक है, कि अगर आपको कैपिटलिस्ट मॉडल को समझना है और कैपिटलिस्ट मॉडल क्यों फेल हुआ, तो आपको उस कैपिटलिज्म की थ्योरी को समझना पड़ेगा कि ये कैपिटलिज्म डेवलप कैसे हुआ, इस कैपिटलिज्म के बाद में कम्युनिज्म कैसे आया, जो कार्ल मार्क्स ने एक्सप्लेन किया, है ना। तो इसीलिए जो है कार्ल मार्क्स के आइडियाज को या उनकी थ्योरीज को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Some theories of scholars are still relevant in the present day societies. The idea of bureaucracy by Max Weber is very important element of functioning of present day societies. कुछ थ्योरीज, कुछ आइडियाज आज की प्रेजेंट डे सोसाइटीज में भी रेलिवेंट है, इसलिए भी हम उन्हें पढ़ते हैं। जैसे कि मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमें आज की प्रेजेंट डे सोसाइटीज में भी रेलिवेंट लगता है। आज भी मैनेजमेंट के लिए हम ब्यूरोक्रेट्स को ही यूज करते हैं। आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते होंगे या आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप जाओगे तो आपको वहां पर ये सारा जो ब्यूरोक्रेसी में आपने पढ़ा है कि एक ऑफिस में कैसे फंक्शनिंग होने वाली है, एक बॉस होगा, फिर उसके बाद मैनेजमेंट होगा, फिर उसके बाद में सुपरवाइजरी होगी, फिर उसके बाद में एम्प्लॉयर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, इस तरह से पूरी हायरार्की डिवाइडेड होती है। ऑफिस मैनेजमेंट के लिए हम स्किल्ड पर्संस को रखते हैं, ये चीजें आज भी होती हैं। तो इसीलिए मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट कब दिया होगा, पर वो आज भी रेलिवेंट है, इवन उनकी डेथ के बाद भी रेलिवेंट है। तो इसीलिए भी उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन theories of thinkers also provide many answers to social developments of the past. For example, the progress of Western societies compared to Asian societies can be understood through the study of Protestant ethic and the rise of capitalism by Max Weber. अब जैसे कि कुछ जो थ्योरीज होती हैं वो आपको पास्ट में जो सोशल डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में भी बताती हैं। जैसे कि मान लीजिए जो आपकी वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वहां पर कैपिटलिज्म कैसे ग्रो हुआ, जो आपकी एशियन सोसाइटीज हैं वहां पर प्रोटेस्टेंट एथिक जो है वो कैसे डेवलप हुए, कैसे कैथोलिक्स बने, ये जो सारी चीजें आपने मैक्स वेबर के कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ी हैं कि कैसे जो है प्रोटेस्टेंट एथिक जो है वो कैसे कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से जो पास्ट में डेवलपमेंट्स कैसे हुए उनका आंसर आपको इनकी थ्योरी को पढ़ के समझ में आएगा। The difference between sociology and psychology can be understood by the example of suicide done by Emile Durkheim. Emile Durkheim की जो बुक है सुसाइड, या उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने जो स्टडी की है सुसाइड के ऊपर, उसमें से हम सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का डिफरेंस समझ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सुसाइड जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। एक पर्सन जो है वो अपने आप को उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं रख पा रहा है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो चुका है और अपनी जीवन से बहुत ज़्यादा परेशान है अपने पर्सनल रीजंस की वजह से, इसलिए वो सुसाइड कर लेता है। लेकिन इमाइल डर्कीम कह रहे हैं नहीं, ये तो भैया सोशल फिनोमेना है, बहुत सारी ऐसी सोशल कंडीशंस होती है जिसकी वजह से एक पर्सन सुसाइड करता है। तो ऐसे आपके ढेर सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं जब आप थ्योरीज पढ़ते हो, जब आप थिंकर्स को पढ़ते हो। आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उस कॉन्सेप्ट में जब आपको किसी थिंकर के बारे में बताया जाएगा तो आपको वो वहां पर थोड़ी देर के लिए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उतना ज्यादा क्लियर नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर आप उस थिंकर के बारे में पढ़ लेते हो, उनके आइडियाज को पढ़ लेते हो, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए भी थिंकर्स को पढ़ना, उनकी थ्योरीज, उनके आइडियाज को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडली हमसे पूछा कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए थिंकर्स के बारे में, तो वो भी हम रीजंस बता देते हैं। ठीक है, देखिए, सम ऑफ दी ओल्ड कॉन्सेप्ट्स मे नॉट बी एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट डे सोसाइटीज। कुछ ऐसे पुराने कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं जो शायद आज की हमारी सोसाइटी में एप्लीकेबल ना हो। This can be attributed to unforeseen changes in social, economic, cultural and technological fields which accompany the advent of new era. क्योंकि जो है टाइम के साथ में सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, टेक्नोलॉजी सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो हो सकता है जो कॉन्सेप्ट पहले रेलिवेंट थे वो आज ना हो। लाइक फॉर इंस्टेंस द थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स where he concludes that the working class would protest against the capitalist and a new form of socialist regime would emerge was eventually proved wrong and later the theory of Max Weber was accepted। जैसे कि हमने देखा कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म एकदम बहुत राइज पे जाएगा और वर्किंग क्लास जो है वो रिवोल्ट कर देगी, रिवॉल्यूशन हो जाएगी, कैपिटलिज्म जो है वो उसका डाउनफॉल हो जाएगा और वर्किंग क्लास जो है वो इमर्ज हो जाएगी। लेकिन ये एक चीज हमने कभी भी देखी नहीं, प्रैक्टिकली ये चीज कभी हुई ही नहीं, है ना। कैपिटलिज्म आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना पहले था, इवन आज तो और ज्यादा रेलिवेंट है। आज भी वर्किंग क्लास एग्जिस्ट करती है। लेकिन मैक्स वेबर की जो थ्योरी थी कि आपको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है ना, उस एक चीज को इंप्लीमेंट करके मैक्स वेबर ने मार्क्स की थ्योरी को रॉन्ग प्रूव कर दिया और मैक्स वेबर की थ्योरी को हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट्स रेलिवेंट ना हो, ये भी हो सकता है।
There are many critics to Karl Marx theory. For example, the ideology of Indian villages being self-sufficient entity by the Western scholars was highly criticized by the Indians. अब जैसे अभी हमने पढ़ा कि कार्ल मार्क्स ने इंडिया को लेके कहा कि जो विलेजेस हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, पर ऐसा नहीं है, विलेजेस भी डिपेंडेंट है। आज हम विलेजेस को भी ग्रो कर रहे हैं। तो जो इंडियंस थे उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। तो इसीलिए एक रेलिवेंट होने का इश्यू रहता है, इसलिए भी हम थिंकर्स, मतलब ऐसा कहा जाता है कि थिंकर्स को नहीं पढ़ना चाहिए, बट इसके अलावा उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कंपैरेटिवली बात करें कि नहीं पढ़ना चाहिए या पढ़ना चाहिए थिंकर्स को, तो हम इस एक चीज का सपोर्ट करते हैं कि नहीं, थिंकर्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमको क्लियर होते हैं जब हम थिंकर्स को पढ़ते हैं। पहले क्या चीजें हुई है ये हमको समझ में आता है, इसीलिए थिंकर्स को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने इतना बोला है, इसी के साथ में आपको अपने इस क्वेश्चन के आंसर को कंक्लूड करना है। क्लियर है? आगे सारे क्वेश्चन समझ में, 12 क्वेश्चंस के आंसर हमने दिए हैं, पैटर्न को हमने समझा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको मिली है। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो, आपका अपना कोई सजेशन है, कोई एग्जाम्पल है, तो आप बेझिझक हमारे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर हम हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का लेक्चर एंड करते हैं। बट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करेंगे। तो सभी वीडियोस को देखने के लिए जस्ट गूगल पे जाइए, एंटर करिए magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन होगा। स्क्रॉल करोगे, देखोगे यहाँ पर किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियोज अवेलेबल हैं। लाइक NTSC है, ओलंपियाड है, वन शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप किसी भी जो भी क्लास, जो भी कोर्स आपको स्टडी करना है, जस्ट उस पर क्लिक करोगे। जैसे आपने क्लास 11th चूज किया तो 11th में ये आ गया आपके सामने सारे सब्जेक्ट की वीडियोस। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे। चैप्टर पे क्लिक करोगे, चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। आपको जो भी टॉपिक स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये आपका वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो। ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।